नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से आप सभी का पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और बेहतर होंगे। दोस्तों आज करंट की क्लास नहीं हुई है क्योंकि इसका बड़ा कारण था कि आपको पता है कि एक देश पर जिसका नाम अफ़गानिस्तान है, जो किसी ज़माने में भारत का भी भाग रहा था, पहले अफ़गानिस्तान भारत का भाग होता था, तो उस पर एक आतंकवादी गुट ने नियंत्रण स्थापित कर लिया है। और जैसा कि आप जानते हैं उस आतंकवादी गुट या संगठन का नाम तालिबान है। तो एक बहुत बड़ी घटना है कि तालिबान ने एक देश पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है जबरन, और उस देश के आप कह लो इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट थे अशरफ गनी, उनको देश छोड़कर भागना पड़ा है। तो ये पूरी घटना है, तो करंट की तुलना में इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अब इस वीडियो को हम सिर्फ करंट सिनेरियो में डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे कि तालिबान कौन होते हैं, तालिबान ने क्या किया है, हम इस प्रकार डिस्कस नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसको इतिहास के हम तहखाने में उतरें और वहाँ से इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि तालिबान है क्या और ऐसा क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान को बोला जाता है द ग्रेवयार्ड ऑफ ग्लोबल एम्पायर्स, यानी वैश्विक साम्राज्यों की कब्रगाह। तो ऐसी क्या आप कह लो कंडीशंस है अफ़गानिस्तान में कि दुनिया में जो कोई वहाँ पर जाता है उसको हारना पड़ता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है कि इस टाइम अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं उनको देश छोड़कर भागना पड़ा है, और ये भी कोई छोटी घटना नहीं है। आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति जो कि देश का प्रथम नागरिक होता है, अगर उसको देश छोड़ना पड़ जाए और भागना पड़ जाए दूसरे देश में शरण लेने के लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अब हम समझते हैं इस पूरे टॉपिक को। इस पूरे टॉपिक को बहुत ही विस्तार से हम हिस्ट्री में जाकर डिस्कस करेंगे ताकि पूरी चीज़ें समझ में आए कि पूरा अफ़गानिस्तान का मैटर क्या है, और अफ़गानिस्तान से हम कुछ तुलना भारत की करेंगे ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि अफ़गानिस्तान में जो समस्याएं आ रही हैं लगभग वैसी ही कंडीशंस भारत में हैं, लेकिन भारत के जो संविधान निर्माता थे या स्वतंत्रता संग्राम के जो हमारे नेता थे, उन्होंने कैसे इस देश को एक ऐसा संविधान प्रदान किया जो दुनिया में सबसे ज़्यादा, जहाँ पर डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी इस देश की यूनिटी में किसी प्रकार की आज भी कोई आंच नहीं आ रही है। छोटे छोटे मुद्दे तो हर देश में होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप भारत में देखेंगे तो कोई भी बहुत बड़ा इस प्रकार की घटना नहीं होती है जैसी अफ़गानिस्तान में होती है। तो चलिए अफ़गानिस्तान के टॉपिक को एकदम बेसिक से शुरू करेंगे कि समस्या क्या है, और वर्तमान तक आएंगे कि क्या ऐसा हो गया है कि पूरी दुनिया कह रही है कि अफ़गानिस्तान का जो आज हाल है उसका जिम्मेदार सिर्फ एक व्यक्ति है, अमेरिका का राष्ट्रपति जो बाइडेन। और देखेंगे कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान ने नियंत्रण स्थापित किया है तो किन लोगों ने तालिबान की सहायता की, क्यों पाकिस्तान, चाइना और रसिया ने तालिबान को सहायता प्रदान की। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि पहली चीज़ हम देखेंगे कि अफ़गानिस्तान जब भारत का हिस्सा था तो कब था। तो अगर हम देखें भारत के हिस्से के रूप में अफ़गानिस्तान, तो आप सबको पता है हम एंशियंट हिस्ट्री या प्राचीन भारत जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या जिसे हम बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में एक आप कह लो साइट थी, हड़प्पन साइट थी। हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता एक ही हैं, तो ये बात याद रखिएगा। इसको हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इस सिविलाइजेशन या सभ्यता का जो पहला स्थल या पहली जो साइट खोजी गई थी वो हड़प्पा थी। इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि शुरुआती जो इसके स्थल मिले थे वो मुख्यतः जो इंडस रिवर है, जो सिंधु नदी है, उसके पास मिले थे। तो ये जो आज से भारत से लगभग 5000 वर्ष पूर्व यानी लगभग 3500 BC से लेकर और पहले तक एक भारत में सिविलाइजेशन थी। उसी सिविलाइजेशन को बोला जाता था हड़प्पाई सभ्यता या हड़प्पाई सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता। तो अगर हम इस सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो जो एक भारतीय सभ्यता थी तो उसमें आप एक प्लेस को देखेंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा सोरतुघई, और ये सोरतुघई अफ़गानिस्तान में स्थित था। और इसका मतलब ये प्रतीत होता है कि आज से 5000 वर्ष पूर्व जब अफ़गानिस्तान में इस्लाम का प्रसार नहीं हुआ था तो अफ़गानिस्तान एक भारतीय सभ्यता के अंतर्गत आता था, और उस सभ्यता को हम किस नाम से जानते हैं? उस सभ्यता को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो इस बात को याद रखना कि ये सोरतुघई बहुत इंपॉर्टेंट साइट है हड़प्पा की, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में भी पूछ लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की या सिंधु घाटी सभ्यता की
कौन सा स्थल या कौन सी साइट अफ़गानिस्तान में स्थित है, तो सोर्तुगई है। और अभी हाल ही में एक साइट और खोजी गई है जिसका नाम है मुंडी गाग। तो ये कुछ ऐसे स्थल हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि आज से 4000 या 5000 साल पहले एक भारत की सभ्यता की एक स्थल कहाँ पर था, अफ़गानिस्तान में। इससे यह सिद्ध होता है कि 5000 साल पहले अफ़गानिस्तान पर भारतीय नियंत्रण था। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है भारतीय व्यक्तियों के लिए। आप स्टूडेंट हैं या आप ऐसे ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो जानना ज़रूरी है कि आप सब ने अपने जीवन में अलेक्जेंडर या सिकंदर का नाम ज़रूर सुना होगा। सिकंदर, जिसको आप जानते हो कि विश्व विजेता के रूप में जाना जाता है पूरी दुनिया में। तो सिकंदर ने अपना अभियान किया था। सिकंदर यूनान से निकला और आपको पता है ग्रीक से निकलने के बाद वो आया मध्य एशिया की तरफ, यानी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान की तरफ। उसके पश्चात वो अफ़गानिस्तान होते हुए भारत आया था। तो सिकंदर भी अफ़गानिस्तान आया था और अफ़गानिस्तान में जो सिकंदर की यात्रा थी वो बहुत सुखद नहीं रही थी। कहा जाता है कि विश्व विजेता सिकंदर भी जब अफ़गानिस्तान जब पहुंचा तो सिकंदर के बारे में भी हाल ही घटनाक्रम में ये पता चला है कई रिसर्चर्स से कि अफ़गानिस्तान में पहुंचकर सिकंदर के भी एक तीर लग गई थी और सिकंदर घायल हो गया था। और हाल ही में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें इस बात का भी जिक्र था कि सिकंदर जब अफ़गानिस्तान को क्रॉस कर रहा था तो अफ़गानिस्तान के लोग जो गुरिल्ला युद्ध फेयर या गुरिल्ला वॉरफेयर, या आप कह सकते हो जो छुप के युद्ध करना होता है, उन्होंने सिकंदर के ऊपर इतने हमले किए कि उसकी माता ने अंततः ये कहा कि कृपया ये रास्ता बदल दो। तो अफ़गानिस्तान में विश्व विजेता सिकंदर का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा नहीं रहा था। तो इस बात को याद रखना कि 326 BC में जब विश्व विजेता सिकंदर आया था और सिकंदर मध्य एशिया होते हुए अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान पार करके भारत पहुंचा था, तो अफ़गानिस्तान में उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और ये भी कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान में ही जब सिकंदर था तो उसके एक तीर लग गया था और सिकंदर घायल हो गया था। तो अगर आप देखो तो विश्व विजेता जो था जिसने दुनिया जीती थी, तो वो भी अफ़गानिस्तान में ही आकर घायल हुआ था। तो इस बात को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम देखें तो आपको पता है हमारे इतिहास में हम पढ़ते हैं मौर्य साम्राज्य या मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कहा जाता है कि सिकंदर का एक सैनिक था, उसका नाम था, सिकंदर का सेनापति था, कमांडर था, जनरल था, उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। तो चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश का एक शासक था जो मौर्य वंश का संस्थापक था, जिसका नाम था क्या? चंद्रगुप्त मौर्य। उसके और सिकंदर का एक सैनिक था सेल्यूकस निकेटर। इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। और इस पराजय के बाद क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में, आप ये देख रहे हो, अफ़गानिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य का विस्तार हो गया था। तो ये देखिए चंद्रगुप्त मौर्य एम्पायर जो था 300 BC में, तो इसका जो विस्तार था ये अफ़गानिस्तान था। और आपको पता है कि हिमालय जो भारत में है इसका विस्तार पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत श्रेणी के रूप में है और अफ़गानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत श्रेणी के रूप में है। इसीलिए कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध किससे हुआ था? सिकंदर के सेनापति से, जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर और जिसने सीरिया के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। इसी क्रम में चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बीच एक युद्ध हुआ। इस युद्ध में मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर दिया था और इसी क्रम में उसको अफ़गानिस्तान का क्षेत्र मिला था। और कहा जाता है सेल्यूकस निकेटर ने अपनी लड़की का विवाह भी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था और कई हाथी और बहुत बड़ी संख्या में उपहार भी दिया था। तो ये हमारी परंपरा रही है कि मौर्य वंश के समय जो ये अफ़गानिस्तान था, इसका दक्षिणी भाग, या आप कह सकते हो कि हिंदुकुश जो पर्वतमाला है उसका दक्षिणी भाग भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत या मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अब अगर हम इतिहास में थोड़ा और आगे बढ़ें तो आपको पता है कि भारत में कुषाण साम्राज्य था। कुषाण साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इसका एक बहुत प्रमुख शासक था कनिष्क। आप सबको पता होगा कनिष्क के काल में बौद्ध संगीति का भी आयोजन हुआ था, जहाँ पर बौद्ध धर्म का विभाजन महायान और हीनयान संप्रदाय में हो गया था। तो कनिष्क कुषाण वंश का एक बहुत ही महान शासक था। तो कहा जाता है कि कनिष्क के शासनकाल में भी अफ़गानिस्तान का क्षेत्र भारत के नियंत्रण में था। और अगर हम कनिष्क के शासनकाल या कुषाण वंश के शासनकाल की बात करें तो यहाँ पर यह देखना बहुत ज़रूरी है कि जब कुषाण का भारत पर नियंत्रण था, कुषाण साम्राज्य भारतीय क्षेत्रों में था, तो चाइना से
रेशम का निर्यात किया जाता था यूरोपीय क्षेत्रों में, इधर से होते हुए, ऊपर से होते हुए चाइना से। आपको पता है कि रेशम का सबसे पहले खोज हुई वो चीन में हुई। तो रेशम का निर्यात किया जाता था चाइना इधर से होते हुए, यहाँ से मध्य एशिया से होते हुए यूरोप में। और कहा जाता है कि ये जो कुषाण वंश था, इन्होंने ये जो सिल्क मार्ग था जो चाइना से होते हुए पश्चिम की तरफ जाता था, उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। और इसी क्रम में सिल्क रूट पर नियंत्रण या सिल्क मार्ग पर नियंत्रण स्थापित करने के क्रम में होता क्या था कि इनको टैक्स मिलता था, क्योंकि ये क्या करते थे, मार्ग पर चुंगी लगाते थे। तो कुषाण वंश के शासनकाल में भी अफगानिस्तान जो था वो भारतीय साम्राज्य के अंतर्गत आता था। और इसका कुषाण का टाइम पीरियड अगर आप देख लो तो 30 ईस्वी से 375 ईस्वी तक या एडी तक था। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप कुषाण देख चुके, उसके बाद आपको पता चलेगा कि एक ससानियन एम्पायर आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्पायर है। और कहा जाता था कि ये अपने समय का बहुत ही विकसित साम्राज्य था, यानी डेवलप्ड एक एम्पायर था। ईरान इसका मुख्य केंद्र था और ये तब इस्लाम का प्रसार इस क्षेत्र में नहीं हुआ था, तो इसको प्री इस्लामिक भी कभी कभी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? प्री इस्लामिक, यानी इस्लाम से पहले एक साम्राज्य था और उस साम्राज्य का नाम था ससानियन एम्पायर। और ससानियन एम्पायर का नियंत्रण कहाँ पर हो गया था? अफगानिस्तान में भी इसका नियंत्रण था। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। तब अफगानिस्तान ईरानी साम्राज्य या हम कहें ससानियन साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। तो ये हमने जाना, कुछ इतिहास के हमने तहखाने में उतर कर देखा कि अफगानिस्तान का पूरा मामला क्या है। अब अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हमको पता है कि हजरत मोहम्मद साहब जो पैगंबर माने जाते हैं इस्लाम धर्म के, उन्होंने इस्लाम की व्याख्या की और उन्होंने बताया कि ईश्वर या अल्लाह का दूत आया है और उसने मुझे संदेश दिया है कि एक ही आदमी श्रेष्ठ है, वो है अल्लाह। उसके पश्चात अगर हम हजरत मोहम्मद को देखें तो हजरत मोहम्मद के समय पर ये जो पूरा रीजन था, यानी पूरा आप ये वाला रीजन देखोगे, अरब, ईरान, ये सारा रीजन जो था ये ट्राइब्स में विभाजित था या जनजातियों में विभाजित था। और ये सारी ट्राइब्स करती क्या थी? ये सारी ट्राइब्स आपस में लड़ाइयाँ करती रहती थी। तो हजरत मोहम्मद साहब ने जब इस्लाम धर्म का प्रतिपादन किया तो उनको लगा कि जो इस्लाम आएगा ये इन ट्राइब्स को जोड़ेगा, या मैं कहूँ इन ट्राइब्स या जनजातियों के बीच एक सीमेंटिंग मटेरियल का काम करेगा और ये इस्लाम सबको जोड़ देगा। ठीक है ना? तो इस्लामीकरण अगर हम देखें अफगानिस्तान का तो लगभग 1000 ईस्वी के आसपास अफगानिस्तान का इस्लामीकरण हुआ, या हम कहें इस्लाम अफगानिस्तान में पहुंच गया। अब अगर इस्लाम क्या प्रसार को देखो तो इस्लाम ने कई देशों का तो सीमेंटीकरण कर दिया, कई देशों को तो जोड़ दिया, लेकिन इस्लाम अफगानिस्तान में जोड़ने में लोगों को फेल हो गया। अभी हम समझेंगे इस्लाम अफगानिस्तान में लोगों को जोड़ने में फेल क्यों हुआ। तो पहले ये जान लो कि लगभग 1000 CE के करीब जो अफगानिस्तान था वहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रसार हुआ, और इस्लाम का प्रसार हुआ मैक्सिमम अगर आप देखो वहाँ पर डेमोग्राफी, तो वहाँ पर मैक्सिमम जो है सुन्नी है और बहुत कम मात्रा में शिया हैं। तो आगे हम देखेंगे सारी बात। तो ये सारा कुछ बेसिक हो गया अफगानिस्तान के बारे में। अब आपको पता है कि मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था कि 326 BC में जब सिकंदर भारत आया था तो सिकंदर अफगानिस्तान होते हुए भारत आया था। और ऐसा कहा जाता है कि अफगानिस्तान में सिकंदर घायल हो गया था और बहुत ज़्यादा घायल हो गया था। तो अफगानिस्तान में ये कहावत कही जाती है, द ग्रेवयार्ड ऑफ ग्लोबल एम्पायर्स। अगर हम इसको हिंदी ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब हुआ कि वैश्विक साम्राज्यों की कब्रगाह है अफगानिस्तान। कितना भी शक्तिशाली आदमी आ जाए वो वहाँ पर तबाह हुआ है, और इसकी शुरुआत कर दी थी सिकंदर ने। तो ये भी कहा जाता है कि दुनिया की जितनी महाशक्ति थी वो इस बात से सीख नहीं पाई, और इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण उन सब का पतन हुआ। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि द ग्रेवयार्ड ऑफ ग्लोबल एम्पायर्स अफ़गानिस्तान को क्यों बोला जाता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में जब सिकंदर पहुंचा था, भारत आने के लिए अफ़गानिस्तान को क्रॉस कर रहा था, तो वो वहाँ पर घायल हो गया था। और इस संदर्भ में एक बात भी कही जाती है कि दुनिया की ताकतों ने या महाशक्तियों ने जो आगे आने वाली थी उन्होंने सिकंदर से कुछ सीखा नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना। अब जो सबसे पहली महाशक्ति थी वो थी द ग्रेट ब्रिटेन। इन्होंने भारत पर भी नियंत्रण स्थापित किया था
आप सबको पता होना चाहिए कि भारत 1947 के पहले अंग्रेजों के अधीन था और यहाँ पर किसका नियंत्रण था? अंग्रेजों का नियंत्रण था। अब हुआ क्या कि आप सबने कभी हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ पर पढ़ा होगा कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था, यह आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो अहमद शाह अब्दाली बेसिकली अफ़गानिस्तान में उसका साम्राज्य था और अहमद शाह अब्दाली के बाद जब उसका पोता शाह शुजा गद्दी पर बैठा तो शाह शुजा गद्दी पर बैठा तो वहाँ की जो अमीर वर्ग था या जो वहाँ की ट्राइब्स थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया और अहमद शाह अब्दाली के पोते को गद्दी से हटा दिया और अहमद शाह अब्दाली का पोता शाह शुजा भारत की ओर भागा और पंजाब पहुंचा। पंजाब में आपको पता है कि पंजाब के शासक थे रणजीत सिंह। आपको पता है कि रणजीत सिंह बहुत बड़े शासक थे भारत के, बहुत ही एक शक्तिशाली साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर दिया था और उन्होंने सिखों को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जब अहमद शाह अब्दाली का पोता शाह शुजा भाग कर आया शरण लेने के लिए तो सबसे पहले पहुंचा वो रणजीत सिंह के पास। और आपको पता है कि जब शाह शुजा आया था तो वो अपने साथ कोहिनूर हीरा भी लाया था और उसने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट भी किया था। और ये कोहिनूर हीरा भारत से ले कौन गया था? ये कोहिनूर हीरा भारत से ले गया था नादिर शाह। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन रणजीत सिंह से शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा तो भेंट कर दिया लेकिन किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने में सफल नहीं हो सका। मतलब रणजीत सिंह ने शाह शुजा को इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया कि मैं अफ़गानिस्तान की गद्दी में तुमको बैठाने में सहायता करूंगा। इसके पश्चात शाह शुजा निराश होकर पहुंचा अंग्रेज़ों के पास और अंग्रेज़ क्या थे? अंग्रेज़ों को अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया। क्यों? अफ़गानिस्तान को बोला जाता है द ग्रेट गेम, या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अफ़गानिस्तान पर नियंत्रण को लेकर रशिया, या जिसको हम पहले सोवियत यूनियन के नाम से जानते थे, तो रूस और ब्रिटेन के बीच एक संघर्ष चला। और उस संघर्ष को रुडयार्ड किपलिंग एक अंग्रेजी राइटर थे, उन्होंने कहा द ग्रेट गेम। अब इस द ग्रेट गेम का मतलब क्या है ये समझिए। अगर मैं इस सब की बात करूं तो मुझे एक मैप आप सबको दिखाना पड़ेगा, तब शायद चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो चलिए ये देखते हैं, इस मैप से बहुत कुछ आपको समझ में आएगा। देखिए अभी जो आपको पाकिस्तान दिख रहा है ये पहले भारत का भाग था। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान नामक एक नया राष्ट्र बना। तो 1947 के पहले जब ब्रिटेन का यहाँ पर नियंत्रण था तो इस वाले क्षेत्र में ये जो आपको दिख रहा है, कौन सा क्षेत्र? तुर्कमेनिस्तान दिख रहा होगा, फिर ये उज्बेकिस्तान, फिर तजाकिस्तान। यहाँ तक तो था कौन सा साम्राज्य? यहाँ पर था रशियन साम्राज्य, रूस का साम्राज्य। अगर हम ब्रिटेन के साम्राज्य की बात करें तो यहाँ तक था, इस वाले क्षेत्र में था, यानी तब जो भारत था, अभी तो पाकिस्तान में टूट गया, यहाँ पर पूरे में था ब्रिटेन का साम्राज्य। अब यहाँ पर दोनों देश एक दूसरे से डरते थे। डरते क्या थे ये समझो। आपको पता है कि अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री कभी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ब्रिटेन ने भारत के रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया। किस लिए? अपने आर्थिक हितों के लिए। और वो आर्थिक हित क्या थे? आपको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो ब्रिटेन में हुआ, जो मशीनें बनी, उसका जो निवेश गया वो कहाँ से गया? वो भारत से गया। कैसे? भारत से कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जाता था, वहाँ की मशीनों को रॉ मटेरियल मिलता था और उस रॉ मटेरियल से कपड़े बनाकर भारत के बाज़ारों में उतारे जाते थे और इस प्रकार से भारत की लूट अंग्रेज़ों द्वारा की गई और इसीलिए ब्रिटेन महाशक्ति भी बना रहा। और कहा जाता है, अंग्रेज़ खुद ही ये बड़े गौरव के साथ कहते थे कि अंग्रेजी साम्राज्य का सूरज कभी ढलता नहीं है। तो इस बात को याद रखना। और वो सूरज किस देश की वजह से चमक रहा था? वो सूरज इस सोने की चिड़िया या भारत की वजह से चमक रहा था, क्योंकि ये इतना समृद्धशाली देश था कि शुरुआत से ही आप देख लो तो आप देखोगे प्राचीन काल से, सिकंदर के समय से ही भारत पर आक्रांताओं ने हमेशा हमला किए हैं और हमेशा भारत को लूटने का प्रयास किया है, क्योंकि भारत को शुरुआत से ही क्या बोला जाता था? सोने की चिड़िया। तो इस बात को आप सब लोग याद रखना कि ब्रिटेन का जो सारा साम्राज्य था वो भारत के संसाधनों का प्रयोग करके, भारत के रिसोर्सेस का उपभोग करके ही संभव हो पाया था। और इसीलिए ब्रिटेन को हमेशा ये डर लगा रहता था कि रशिया यहाँ तक तो है ही है। ये सारे क्षेत्र पहले रशिया में थे। 1991 यानी 1991 में जब रूस के राष्ट्रपति, या मैं कहूँ सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव थे, तब उन्होंने रशिया का डिसइंटीग्रेशन कर दिया और रशिया से कई देश बाहर हो गए। तब ये सारे देशों का जन्म हुआ।
तो ये अभी बहुत जल्दी पैदा हुए देश हैं 1991 में। लेकिन जिस समय की हम ये बात कर रहे हैं उस टाइम पर इन क्षेत्रों पर रूस का अधिकार था और भारत वाले क्षेत्रों पर ब्रिटेन का अधिकार था। तो ब्रिटेन को हमेशा ये डर लगा रहता था कि ऐसा ना हो रसिया अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर ले, और अगर रूस अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर ले गया तो इसका मतलब है वो भारतीय यानी ब्रिटेन के भारतीय साम्राज्य के लिए खतरा बन जाएगा। और जो ब्रिटेन था वो भारतीय साम्राज्य का रिस्क किसी भी प्रकार से लेना नहीं चाहता था, इसलिए जो ब्रिटेन था वो अफगानिस्तान में शाह शुजा के बहाने प्रवेश करेगा। दूसरी तरफ रशिया को ये डर रहता था कि ऐसा ना हो कि ब्रिटेन अफगानिस्तान पर नियंत्रण करके उसके इन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचाए या उसके इन वाले क्षेत्रों पर, मध्य एशियाई वाले क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास करे। तो दोनों देश एक दूसरे से इसी क्रम में डरते थे और एक दूसरे के खिलाफ चालें चलते रहते थे। अफगानिस्तान में शासकों को गद्दी पर बैठाने और हटाने का प्रयास करते रहते थे और एक दूसरे से डर कर की गई इस प्रकार की कार्यवाही को ही रुडयार्ड किपलिंग, जो कि एक ऑथर हैं, उन्होंने कहा द ग्रेट गेम। तो द ग्रेट गेम किसके किसके बीच हुआ? रशिया और भारत के बीच, यानी भारत के ब्रिटिश साम्राज्य के बीच चला। और इसका मुख्य कारण था कि अंग्रेजों को डर था कि उसके भारतीय क्षेत्रों पर रूस नियंत्रण न कर ले और रूस को डर था कि उसके दक्षिणी क्षेत्रों पर ब्रिटेन न नियंत्रण कर ले। अब इस द ग्रेट गेम में होता क्या था कि दोनों क्या चाहते थे कि अफगानिस्तान में उनकी सरकार बने या उनके किसी चाहने वाले की सरकार बने। इसी क्रम में अफगानिस्तान में अंग्रेज भी दखलंदाजी करते रहते थे और आप देखोगे रशिया भी दखलंदाजी करेगा, क्योंकि अफगानिस्तान की अगर आपको जड़ से समस्या समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर यहाँ का मामला रहा क्या है प्राचीन काल से। अब समझिए, इस अफगानिस्तान पर नियंत्रण को लेकर या अफगानिस्तान में अपने किसी चाहने वाले व्यक्ति को गद्दी पर बैठाने के लिए द ग्रेट गेम चला। और इसी द ग्रेट गेम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अफगानिस्तान में हस्तक्षेप का अवसर किसको प्राप्त हुआ? द ग्रेट ब्रिटेन को, यानी ब्रिटिश साम्राज्य को। कैसे? अहमद शाह अब्दाली का जो पौत्र था शाह शुजा, उसको जब अफगानिस्तान के जनजातियों ने, ट्राइब्स ने गद्दी से हटा दिया तो वो भागकर रणजीत सिंह के पास आया। रणजीत सिंह ने उसकी बहुत ज़्यादा सहायता नहीं की। उसके पश्चात वो अंग्रेज़ों के पास आया। अंग्रेज द ग्रेट गेम में इन्वॉल्व थे। उनको बहुत ही कानूनी तौर पर अफगानिस्तान में हस्तक्षेप का मौका मिल गया और इसी क्रम में भारत से भेजी गई 16,500 की सेना, ध्यान से सुनिएगा, 16,500 की सेना अफगानिस्तान भेजी गई। और इसी युद्ध को हम जानते हैं द फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। और ये कब लड़ा गया? 1839 से 1842 तक। और इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड। तो इस बात को याद रखना, प्रथम एंग्लो अफगान वॉर 1839 से 42 तक लड़ा गया और इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड ऑकलैंड थे। और बोला जाता है कि ये लोग जब पहुँचे, यानी ब्रिटिश सेना जिसमें भारतीय भी थे और ब्रिटिशर्स भी थे, अंग्रेज भी थे, 16,500 की सेना थी और ये अफ़गानिस्तान में पहुँची तो इस सेना ने बहुत ही आसानी से शाह शुजा को गद्दी पर बैठा दिया। तो ये जो सेना थी, यानी 16,500 की सेना थी, ये एकदम मस्त होकर घूमने लगी अफ़गानिस्तान में। रीज़न ये था कि अफ़गानिस्तान में आपको पता है कि हिमालय का एक्सपेंशन है, हिमालय का विस्तार है, तो बहुत अच्छा क्लाइमेट पाया जाता है। हिंदुकुश पर बढ़िया अच्छा सा मौसम था। तो ये जो 16,500 की सेना गई थी, ये वहाँ पर एंजॉय करने लगी। क्यों? क्योंकि इसने जाते ही जाते जो इसका ऑब्जेक्टिव था, जो इसका उद्देश्य था, वो पूरा कर लिया था। और शाह शुजा को, जो अहमद शाह अब्दाली का पोता था, उसको गद्दी पर बैठा दिया था। लेकिन जो इन्होंने सोचा, पूरा मामला इसके उल्टा हो गया। और हुआ क्या कि अफ़गानियों ने क्या किया? अफ़गानियों ने अचानक इन पर हमला किया। अगर आप देखोगे तो यहाँ का जो आप अगर ज्योग्राफी यहाँ पर देखो तो हिंदुकुश का विस्तार है, पहाड़ी क्षेत्र दिख रहा है। तो पहाड़ी क्षेत्र में अफ़गानी जो थे वो गुरिल्ला युद्ध पद्धति में, यानी छुप कर हमला करने में बहुत ही महारथी थे। और कहा जाता है कि अचानक इन्होंने तब हमला किया जब जो ब्रिटिश सेना गई थी वो अपने एकदम लिप्त थी अपने जश्न में, तो इन्होंने अचानक से हमला किया। और कहा जाता है कि 16,500 या 16,500 की फौज में केवल एक सैनिक बचकर अफ़गानिस्तान से आया था और बाकी सारे मार डाले गए थे अफ़गानिस्तान में।
तो अंग्रेज़ों की, जो कि उस समय दुनिया के लगभग 24-25% क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किए हुए थे, अफ़गानिस्तान में उनका बहुत ही बड़ा अपमान हो गया। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में ये खबर फैल गई कि 16,500 की सेना में, ब्रिटिश सेना में केवल एक सैनिक अफ़गानिस्तान से वापस आ सका। यानी प्रथम एंग्लो अफ़गान वॉर में अंग्रेज बुरी तरह पराजित हुए और इसके पश्चात उन्होंने अफ़गानिस्तान के प्रति निष्क्रियता की नीति अपना ली। यानी अब उन्होंने सोच लिया कि अब हम अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यानी ऑकलैंड ने यह तय कर लिया कि अफ़गानिस्तान में हम हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन अफ़गानिस्तान ऐसा था कि ग्रेट गेम का भाग था, तो अंग्रेज अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ऐसा ही हुआ जब सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर हुआ, फिर अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों के चुल्ल थोड़ा सा बढ़ी और अंग्रेज़ अपनी पहली बुरी हार को भूलकर दोबारा फिर से अफ़गानिस्तान में घुस गए। और इस समय जो गवर्नर जनरल, या 1857 की बात है, तो आपको पता है कि जब 1857 का रिवोल्ट हो गया था तो उसके पश्चात जो गवर्नर जनरल था उसको वॉइस राय कहा जाता था। तो इस समय वॉइस राय कौन था? लिटन थे, लॉर्ड लिटन थे। और लॉर्ड लिटन के काल में भी अंग्रेज फिर से अफ़गानिस्तान में घुस गए और फिर बुरी तरीके से पराजित हुए। तो ये दूसरी हार थी। यानी इन्होंने इतिहास का अच्छे से अध्ययन नहीं किया कि हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ था, लॉर्ड ऑकलैंड के साथ क्या हुआ था। इसलिए क्या हुआ, ये अफ़गानिस्तान में बुरी तरीके से पराजित हुए। इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इतिहास हमें इस चीज़ के दर्शन कराता है कि हमने पहले क्या गलती की है और उन गलतियों को दोबारा फिर से दोहराना नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो वाइसरॉय लिटन थे, इन्होंने क्या किया, ज़बरदस्ती अफ़गानिस्तान में घुस गया। 1878 से 82 तक युद्ध किया अफ़गानिस्तान में और अफ़गानिस्तान में ये फिर से पराजित हुए। और इसके पश्चात क्या हुआ कि इन्होंने फिर ये तय कर लिया कि अब हम अफ़गानिस्तान में फिर कभी हमला नहीं करेंगे। लेकिन इनको ये द ग्रेट गेम में भी इन्वॉल्व थे, तो इनको रसिया से भी डर लग रहा था कि यार ऐसा ना हो हम तो हट जा रहे हैं, रशिया ना नियंत्रण कर ले। अब जब सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर में जब ब्रिटिश सेना हारी, तो अंग्रेज आपको पता है कि अंग्रेज़ों की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि उनका दिमाग दुनिया में सबसे तेज़ चलता था। अब इन्होंने क्या किया, ये बात तो समझ गए कि हम दूसरा एंग्लो अफ़गान वॉर भी हार गए हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नई युक्ति लगाई। और वो युक्ति क्या थी, इन्होंने सोचा ऐसा ना किया जाए कि अगर, इन्होंने क्या सोचा मैं बताता हूँ। इन्होंने अपना दिमाग लगाया, इन्होंने कहा यार एक काम किया जा सकता है अफ़गानिस्तान और रसिया के आक्रमण से बचने का। हम अपने साम्राज्य यानी पाकिस्तान तक, तब पाकिस्तान भारत का भाग था, यहाँ पर हम डूरंड लाइन खींच देते हैं। यानी हम क्या करें, सीमा रेखा बना लें। तो 1893 में क्या हुआ, 1893 में अफ़गानिस्तान और भारतीय साम्राज्य के बीच अंग्रेज़ों ने क्या बना दिया, ड्यूरंड लाइन बना दी। अब इतने भी उनको चैन नहीं आया। अंग्रेज़ों को लगा यार हमने तो बना दी है, लेकिन अगर रूस ने अफ़गानिस्तान पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तो मेरे भारतीय साम्राज्य को फिर ये खतरा पहुंचा देंगे। तो इसके पश्चात क्या हुआ, इन्होंने रशिया से कांटेक्ट किया, कहा यार ऐसा करो तुम भी यहाँ पर क्या करो, डिमार्केट कर लो अपनी बाउंड्री। तो रशिया ने भी अपनी सीमाएं बना ली। फिर भी ये द ग्रेट गेम चलता रहा, ये चलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर आप ये देखो कि अंग्रेज़ों ने दिमाग कितना अच्छा लगाया कि हारने के पश्चात भी जब दूसरे एंग्लो अफ़गान वॉर में ये हार गए, लॉर्ड लिटन या वाइसरॉय लिटन जब हार गए, तो इनको लगा कि अफ़गानिस्तान को जीतना कठिन है, चलो एक काम करते हैं। और काम क्या होगा, काम चलो ये करते हैं कि क्यों ना हम सीमा रेखाएं निर्धारित कर ले, ताकि एक सीमा रेखा बन जाए कि हमारी सीमा यहाँ तक है। और फिर भी इनको चैन नहीं आए, तो इन्होंने रशिया से कहा कि ऐसा करो अफ़गानिस्तान के उस तरफ तुम भी अपनी सीमाएं निर्धारित कर लो। तो ये घटना हुई सेकेंड एंग्लो अफ़गान वॉर के बाद। लेकिन फिर क्या होगा, फिर ब्रिटेन जाएगा अफ़गानिस्तान, और इस बार थोड़ी बहुत जीत मिली लेकिन बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिली। और इसके पश्चात क्या हुआ, ये घटना 1917 से 1919 तक ये युद्ध चलेगा। और इसके पश्चात अफ़गानिस्तान में जहीर शाह स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हुआ। तो थर्ड एंग्लो अफ़गान युद्ध के बाद ब्रिटेन जब वहाँ से हटा, तो जहीर शाह नामक एक शासक वहाँ पर गद्दी पर बैठा और एक इंडिपेंडेंट रूलर बनकर सामने आया। तो ये सारी चीज़ें रहीं ब्रिटेन की अफ़गानिस्तान में पराजय। तो यहाँ पर यह तय हो जाना चाहिए था कि ब्रिटेन अफ़गानिस्तान में बुरी तरीके से पराजित हुआ है, तो दुनिया की जो आने वाली महाशक्तियाँ थी, चाहे वो सोवियत रूस हो या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो, इनको अफ़गानिस्तान में
दखल देने से बचना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अफ़गानिस्तान में कुछ ऐसा चुंबकत्व है कि सब खींचे चले जाते हैं, तो ये हमको देखना है। तो ये यहाँ तक हमने देख लिया ब्रिटेन की भयंकर पराजय, और इसको हम क्या कहते हैं, द ग्रेट गेम। और यह द ग्रेट गेम शब्द दिया था रुडयार्ड किपलिंग ने। और यह द ग्रेट गेम किसके बीच चला था, यह द ग्रेट गेम चला था सोवियत रूस और ब्रिटेन के बीच, यानी ब्रिटिश साम्राज्य के बीच। यहाँ पर ब्रिटिश की पराजय हुई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिए, अफ़गानिस्तान में सरवाइव करना क्यों कठिन है। आप इंडिया देखोगे, पाकिस्तान देखोगे, मैदान आपको हरे रंग का दिख रहा है। आप तुर्कमेनिस्तान में देखोगे, है माउंटेन, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो पहाड़ी क्षेत्र हैं। पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है कि जो भी अफ़गानिस्तान में लोग होते हैं वो पहाड़ों में घुस जाते हैं। उनको एक एक नुक्कड़, एक एक चौराहा, एक एक गली पता है। अब बाकी अगर कोई उनके ऊपर हमला करना चाहता है तो उनको वो सारी लोकेशन नहीं पता है कि दाएं घूमेंगे तो वो गली आएगी और वहाँ पर वो चुपके से मार देते हैं या अचानक हमला कर देते हैं। इसलिए जो कोई भी जाता है वो घायल हो जाता है। इसमें सिकंदर साहब भी थे। उसके बाद ब्रिटेन का भी ये हश्र हुआ। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब आगे अगर आप बढ़िए तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी ये बात होती है तो अफ़गानिस्तान में ऐसा कौन सा मैग्नेटिक फोर्स है या चुंबकीय बल है जिसके कारण अफ़गानिस्तान में सारी बड़ी शक्तियाँ उतर गईं। चाहे आप सिकंदर की बात कर लीजिए, उसके बाद ब्रिटेन आएंगे, ब्रिटिश साम्राज्य आया, वो भी उतरा। उसके बाद सोवियत रूस भी उतरा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी उतरा। और वर्तमान में कई लोग इस बात के भी कयास लगा रहे थे कि भारत भी उतर जाएगा, लेकिन भारत खैर उतरा नहीं। चलिए अब समझते। देखिए, अफ़गानिस्तान की अगर आप लोकेशन देखिए, जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखिए, तो अफ़गानिस्तान ये ग्रीन वाला है। आप अफ़गानिस्तान से आराम से नॉर्थ जा सकते हो, अफ़गानिस्तान से आराम साउथ जा सकते हो, आराम से आप वेस्ट जा सकते हो, यूरोप तक निकल जाओगे, और आराम से चाइना तक या किधर जा सकते हो, ईस्ट तक। तो अफ़गानिस्तान, अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो वहाँ पर कुछ पेट्रोलियम रिसोर्सेज हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा समृद्ध नहीं है। लेकिन अफ़गानिस्तान आप देखो सबको अपनी ओर खींचता है। इसका कारण क्या है, अफ़गानिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन। कहीं पर आपको जाना है तो ये आप कह लो जंक्शन के रूप में काम करता है, एकदम मध्य बिंदु के रूप में करता है। इसीलिए सिकंदर भी यहाँ पहुँचे, अंग्रेज भी पहुँचे, आगे अभी हम बात करेंगे रशिया भी पहुँच गया, और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी 2001 में पहुँच गया। और जो अभी हालात चल रहे हैं वो इसीलिए बने क्योंकि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान छोड़ने का फ़ैसला कर लिया। तो ये बात याद रखिएगा कि अफ़गानिस्तान का जो जियोग्राफिकल इम्पोर्टेंस है ये बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए ये सबको अपनी ओर खींचता है। अब अफ़गानिस्तान की समस्या क्या है, अफ़गानिस्तान में क्या ऐसी दिक्कत है कि लोग अफ़गानिस्तान में इतने संघर्ष देखने को हम सबको मिलते हैं। तो इस बात को हम समझेंगे। फटाफट जितने लोग भी लाइव हैं कम से कम शेयर करते रहें। रोहित कुमार गुड इवनिंग भाई, अमन गुड नाइट, मुस्कान मिश्रा गुड इवनिंग, पूजा कुमारी गुड इवनिंग। तो चलिए अब हम समझेंगे कि अफ़गानिस्तान की डाइवर्सिटी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस बात को ध्यान से सुनिए, अफ़गानिस्तान की डाइवर्सिटी, अफ़गानिस्तान की वर्तमान समस्या क्या है। आप लोग शेयर करते रहिए, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर दीजिए तो बेहतर रहेगा। तो चलिए अब हम समझेंगे। अफ़गानिस्तान की हमने स्ट्रेटजिक लोकेशन देख ली, बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि अफ़गानिस्तान की डाइवर्सिटी क्या है, क्यों ऐसा हुआ कि इस्लाम ने बहुत सारे देशों को जोड़ दिया लेकिन अफ़गानिस्तान को इस्लाम नहीं जोड़ पाया। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में पहुंचकर इस्लाम सीमेंटिंग मटेरियल के रूप में काम क्यों नहीं कर पाया। अगर हम इस्लाम की बात करें तो आपको पता है कि इस्लाम दुनिया के सारे देशों का, आप कई देशों की बात करोगे, अगर आप मिडिल ईस्ट की बात कर लो या मध्य एशिया की बात कर लो तो आप देखोगे कि वहाँ पर देशों का जो राष्ट्रीय धर्म इस्लाम हो गया, लेकिन इस्लाम भारत में नहीं उस तरह के प्रवेश कर पाया या भारत का इस्लामीकरण नहीं हो पाया। साथ ही साथ अफ़गानिस्तान में पहुंचकर इस्लाम सीमेंटीकरण नहीं कर पाया, अफ़गानिस्तान की जो ट्राइब्स थी उनको जोड़ नहीं पाया। क्यों नहीं जोड़ पाया ये समझते हैं। अगर आप ये अफ़गानिस्तान देख रहे हो तो अफ़गानिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है, अफ़गानिस्तान के संविधान का आर्टिकल 4 है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 4 है। और इस आर्टिकल 4 में 14 ट्राइब्स की बात की गई है, 14 जनजातियों की बात की गई है, जिसमें सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, पश्तून है। पश्तून
इसे हम पख्तून भी बोलते हैं, इसे हम आपको पता है पठान भी बोलते हैं। और अगर हम इनका क्षेत्र देखें तो ये जितना भी पिंक कलर वाला आपको क्षेत्र दिख रहा है, पेशावर वाला भी, ये सारा 40% लोग अफगानिस्तान के हैं वो कौन से हैं, वो पश्तून है। अब लेकिन एक चीज़ अगर आप नोटिस करो तो ये ब्राउन वाली लाइन है कौन सी, ये ब्राउन वाली लाइन कौन सी है, डूरंड लाइन है। डूरंड लाइन मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा। लेकिन अगर हम देखें कि ये पख्तून का प्रसार कहाँ तक है, तो पख्तून अफगानिस्तान में भी फैले हैं और पख्तून पाकिस्तान में भी फैले हैं। तो यहाँ पर 40% जो अफगानिस्तान की ट्राइब्स में सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी में है वो पख्तून या पश्तून जिन्हें हम बोलते हैं, या पठान भी बोलते हैं, ये लोग हैं। उसके बाद कई हैं, ताजिक हैं, उज्बेक हैं, हज़ारा हैं। तो 14 ट्राइब्स मिलती हैं, जिसमें सबसे प्रमुख ट्राइब कौन सी है, जिसमें सबसे प्रमुख ट्राइब है आपकी पश्तून। आपको पता है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में इन्हीं पठानों के एक बहुत बड़े नेता गांधी जी के साथ शामिल थे और उन्होंने बहुत अच्छा संघर्ष किया था। आपने अक्सर उनका नाम सुना होगा, जिन्हें हम फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के रूप में जानते हैं, जिनका नाम था खान अब्दुल खान गफ्फार। वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से ही आते थे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या पेशावर के आसपास से ही आते थे। और जब भारत का विभाजन हुआ, पार्टीशन हुआ, तो वो इस बात से बहुत नाराज़ थे कि जो अब आपका ये वाला एरिया है जिसे हम उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बोलते थे, इसको पाकिस्तान के साथ छोड़ दिया गया। तो खान अब्दुल खान गफ्फार इस बात से बहुत दुखी थे और उन्होंने कई इस प्रकार की बातें बोली कि मुझे गिद्धों के सामने फेंक दिया गया है। तो वो भारत के साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन चूँकि भारत के नेता बहुत दूरदर्शी थे, आपको पता है कि पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना ने एक बहुत ही अदूरदर्शी कदम उठाया था। उठाया क्या था कि वो अभी जो आपको वर्तमान पाकिस्तान दिखता है, ये पश्चिमी पाकिस्तान उन्होंने बताया था, और जो आपको बांग्लादेश दिखता है उसको उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान बनाया था। अगर हम एक मैप के माध्यम से समझें तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये मैप आपको दिखेगा, इस मैप में, एक मिनट, अगर ये मैप आपको दिख रहा है तो आज़ादी के बाद जो स्थिति थी, जो ये मैं इसको येलो कर रहा हूँ, ये बना वेस्टर्न पाकिस्तान, ठीक है ना। और यहाँ पर जो एक देश दिख रहा है ये है बांग्लादेश, तो इसको बोला जाता था ईस्टर्न पाकिस्तान। अब समस्या क्या थी कि भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, वो चाहे महात्मा गांधी रहे हों या नेहरू रहे हों या पटेल साहब रहे हों, आज़ाद जी रहे हों, इन लोगों को ये पता था कि अगर खान अब्दुल खान गफ्फार जो कहाँ पर बैठे हैं, अगर मैं उनकी लोकेशन ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस ये, ठीक है। भारतीय नेताओं को पता था कि बीच में पड़ता है पाकिस्तान, तो ये व्यवहारिक है ही नहीं कि हिंदुस्तान इधर हो, बीच में एक दूसरा देश हो और उसके इस साइड फिर हिंदुस्तान हो, ठीक है ना। लेकिन जिन्ना यहाँ पर गलती कर गया, और जिन्ना की गलती क्या थी, जिन्ना ने क्या किया, इसको बनाया ईस्टर्न पाकिस्तान और इसको बनाया वेस्टर्न पाकिस्तान, और दोनों का निर्माण क्या कैसे किया, धर्म के आधार पर। वो इस्लाम के माध्यम से दोनों क्षेत्रों को जोड़ना चाहते थे। और कहा जाता है जिन्ना जब बांग्लादेश की यात्रा पर थे तो उन्होंने बांग्लादेशियों से कहा कि बहुत जल्दी आप अगर उर्दू सीख लो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यानी आपको पता है कि बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से अलग किया गया था, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में अलग किया था। लेकिन जिन्ना जब ईस्टर्न पाकिस्तान बांग्लादेश को बना दिया उन्होंने, और जब वहाँ पर गए तो उन्होंने भाषण दिया और भाषण में कहा कि आप लोगों के लिए अच्छा है कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग उर्दू सीख लो। अब ये यहाँ के आपने क्या किया, कल्चर के ऊपर हमला कर दिया। अब ये कल्चर के ऊपर हमला वैसे ही है जैसे संविधान सभा में एक यूपी से एक नेता पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि पूरे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी होनी चाहिए, और इसीलिए संविधान सभा में मतभेद पैदा हो गया था भारत की, और दक्षिण के या साउथ के कई लीडरों ने इसका विरोध कर दिया था। तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ। जिन्ना जब पहुँचे तो जिन्ना ने क्या कहा, जिन्ना ने बांग्लादेश के लोगों से, यानी उनसे कहा कि आप अपनी जो भाषा है, जो बांग्ला भाषा है, उसको छोड़ दीजिए और आप क्या करिए, आप बहुत जल्दी उर्दू सीख लीजिए। अब इससे क्या हुआ, धीरे धीरे विरोध बढ़ता गया और आप देखोगे 1971 में पूर्वी पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान का निर्माण ही धर्म के आधार पर किया गया था, इसलिए वो टूट गया और दो भाग हो गए। एक भाग को हम जानते हैं बांग्लादेश और दूसरे भाग को हम जानते हैं पाकिस्तान। लेकिन भारत के नेता बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस या उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को कभी भी भारतीय साम्राज्य से मिलाने का प्रयास नहीं किया। तो इस बात को बहुत ध्यान से समझिए कि उन्होंने मिलाने का प्रयास नहीं किया, और यहाँ पर पाकिस्तान
मिस्टेक कर गया। और वही अगर हम अफ़गानिस्तान की बात देख लें तो अफ़गानिस्तान के आर्टिकल 4 कॉन्स्टिट्यूशन में 14 ट्राइब्स का उल्लेख किया गया है। और अगर हम इन ट्राइब्स की बात करें तो इस ट्राइब्स में सबसे बड़ा जो जनसमूह है वो पख्तून है, पठान है। और अगर हम बात करें तो अफ़गानिस्तान में अगर 14 ट्राइब हैं तो आप सोचिए सबकी लैंग्वेज होगी, भले थोड़ी बहुत मिलती जुलती हो तो फिर भी मैक्सिमम की अपनी एक लैंग्वेज है, अपना एक कल्चर है, अपनी एक आप कह लो कि सबका अपना सब कुछ है, मतलब अपना धर्म है। अब धर्म तो सबका इस्लाम है, लेकिन वहाँ पर भी आप देखोगे हज़ारा शिया हैं और पख्तून सुन्नी हैं, उज्बेक सुन्नी है, तो यहाँ पर भी थोड़ा डिवीज़न मिलने। लेकिन अफ़गानिस्तान का जो मेन संकट क्या है कि इस्लाम वहाँ पर इन जनजातियों को जोड़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि अफ़गानिस्तान के लोग अपनी धार्मिक संस्कृति को उतना महत्व न देकर महत्व किसको दे रहे हैं? महत्व ये लोग दे रहे हैं अपनी ट्राइबल कल्चर को, यानी जनजातीय संस्कृति को। और यही सबसे बड़े विवाद का कारण है। तो इस बात को याद रखना कि यहाँ पर इस्लाम अफ़गानिस्तान में जोड़ नहीं पाया। तो ये बात ध्यान से सुन लो सब लोग कि यहाँ पर क्या था कि जो अफ़गानिस्तान की ट्राइबल डाइवर्सिटी है, जहाँ पर संविधान में 14 ट्राइब का उल्लेख है, यहाँ पर पहुँचकर इस्लाम फेल हो गया और सीमेंटिंग मटेरियल का काम नहीं कर पाया। तो ये बहुत दो बड़े एग्जाम्पल है। एक तो भारत का इस्लामीकरण नहीं हो पाया और अफ़गानिस्तान में इस्लाम सीमेंटिंग मटेरियल का काम नहीं कर पाया। तो यहाँ से हमको बहुत सारी सीख मिलती हैं। यहाँ से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है, अब हम थोड़ा भारत की बात कर लेते हैं कि भारत एक राष्ट्र के रूप में कैसे बन गया। हमारी संविधान सभा के जो सदस्य थे या हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, उन्होंने ऐसा क्या किया जो भारत जैसा दुनिया में विविधीकृत देश आपको नहीं मिलेगा, विविधतापूर्ण देश नहीं मिलेगा, डाइवर्स देश मिलेगा ही नहीं। क्यों? अगर आप शुरू करिए उत्तर से दक्षिण तक, आप जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक चले जाइए तो हर राज्य में आपको भाषाएं बदलती मिलेंगी, आपको हर राज्य में कल्चर बदलता मिलेगा। अफ़गानिस्तान क्या चीज़ है? अगर हम ईस्ट से शुरू कर दें, नागालैंड से गुजरात तक चले जाएं तो हम देखेंगे हर राज्य में अपनी अलग भाषा है। और हर राज्य में अपनी अलग भाषा होने के साथ साथ आप देखोगे कि सबका एक अपना अलग कल्चर है, सबके देवी देवता तक अलग हैं। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि भारत एक राष्ट्र के रूप में बना और एक राष्ट्र के रूप में ऐसे बना कि दुनिया के सामने मिसाल पेश कर दी। तो अब हम थोड़ा देखते हैं कि हमारे नेताओं ने ऐसी क्या अच्छाई दिखाई या ऐसा क्या दिमाग लगाया या कैसे भारत को जोड़ा। ये बहुत बड़ा एक अध्ययन का विषय है कि अफ़गानिस्तान में 14 ट्राइब्स नहीं जुड़ पाई। 14 ट्राइब्स, और भारत की अगर हम बात करें तो भारत में हजारों भाषाएं हैं, फिर भी भारत एक संविधान के माध्यम से आज तक मतलब एक जुड़ा हुआ है और सभी लोगों की अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार में आर्टिकल 25 से 30 तक भाषा, संस्कृति, धर्म को मानने की पूर्णता, स्वतंत्रता दी गई है। तो अब हम समझते हैं भारत की बात। आपको पता है कि भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण था और अंग्रेज के एक अधिकारी थे, उनका नाम था जॉन स्ट्रेची। तो जॉन स्ट्रेची 1890-92 की बात है, उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा कि भारत कभी भी एक राष्ट्र नहीं बन सकता है। अब उन्होंने ऐसा क्यों लिखा वो सुनिए। अगर हम राष्ट्र का कॉन्सेप्ट देखें या नेशन का कॉन्सेप्ट देखें तो बेसिकली जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आया था ये पश्चिमी जगत से आया था। कैसे? जैसे ग्रेट ब्रिटेन एक राष्ट्र बन गया, फिर आप देखोगे फ्रांस एक राष्ट्र बन गया, फिर आप देखोगे जर्मनी एक राष्ट्र बन गया। तो ये जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आया था ये कहाँ से आया था? राष्ट्र का कॉन्सेप्ट का जो ओरिजिन है ना वो वेस्टर्न कंट्रीज से आया था। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करो तो वेस्टर्न कंट्रीज़ में डाइवर्सिटी बहुत ही कम है, सारे क्रिश्चियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और क्रिश्चियन कंट्रीज़ में सबकी एक भाषा है और भाषा के आधार पर राष्ट्र बन गया। जैसे जर्मन भाषा जर्मन राष्ट्र, फ्रेंच भाषा फ्रेंच राष्ट्र, इंग्लिश भाषा द ग्रेट ब्रिटेन। तो जो अंग्रेज होते थे उनको लगता था कि भारत कभी एक राष्ट्र बन ही नहीं सकता है। उन्होंने खुद कहा, जॉन स्ट्रेची ने बोला कि भारत में हर राज्य में भाषा और हर राज्य में आप देखोगे कल्चर बदल जाता है। तो ये उन्होंने बोला और उन्होंने इस बात का चैलेंज किया कि भारत के लिए कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो सीमेंटिंग के रूप में काम करे, सीमेंट के रूप में काम करे, और भारत कभी भी एक राष्ट्र नहीं बन सकता है। उन्होंने कहा कि भारत अगर बनेगा तो ग्रुप ऑफ नेशंस बनेगा, राष्ट्रों का समूह बनेगा। यानी उन्होंने कहा कि भारत का बाल्कनाइजेशन होगा, मतलब भारत छोटे छोटे टुकड़ों में
टूट जाएगा। और हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के नेता इस बात को बहुत गहराई से देख रहे थे कि अंग्रेज़ों के दिमाग में क्या चल रहा है और दुनिया के बहुत सारे देशों में क्या हो रहा है। तो उनको इस बात की समझ थी कि अंग्रेज हो सकता है कि जब भारत छोड़ें तो भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का प्रयास करें। और ऐसे बहुत सारे आपको, जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे अंग्रेज़ों ने कई ऐसे प्रयास किए। अंग्रेज़ों ने कई बार अपनी पेशकश की कि भारत में जो रजवाड़े हैं वो स्वतंत्र रह सकते हैं। अगर आप रजवाड़ों को स्वतंत्र होने की आप शक्ति दे रहे हो तो वो कोई भी राजा अपने एम्पायर को भारत संघ के अंदर जोड़ने का नहीं सोचेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि मेरी शक्ति छिन जाएगी। तो जॉन स्ट्रेची ने 1890-92 की बात है शायद, मुझे टाइम क्लियर याद नहीं है, लेकिन यही लगभग टाइम है, जो एक अधिकारी थे, बोला जाता है कि आईएएस ऑफिसर थे, आईसीएस या आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने लिखा कि भारत जो है वो बहुत सारे राष्ट्रों का समूह है, ग्रुप ऑफ नेशंस है, और भारत कभी भी एक राष्ट्र के रूप में सामने नहीं आ सकेगा। लेकिन आपको पता है कि हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता हैं वो इस बात को बहुत ध्यान से समझ रहे थे। तो उनके मन में एक मसौदा भी चल रहा था कि भारत को हम कैसे एक राष्ट्र के रूप में जोड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था। और अगर आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करोगे तो आप इस बात को सोचोगे कि कैसे हमारे नेता भारत को जोड़ने में सफल हुए। ये है जॉन स्ट्रेची, ये एक ऑफिसर थे और इन्होंने कहा था कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं बन सकता है। तो अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस, हम इस कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं जो अभी आप लोग जानते हो। ये वो कांग्रेस है जिसने हमें आज़ादी दिलाई, ठीक है। तो ये अलग कांग्रेस है, अभी वर्तमान वाली अलग कांग्रेस है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना कि अभी जो हम बात कर रहे हैं हम उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं जिस कांग्रेस ने हमें क्या दिलाया है, जिस कांग्रेस ने हमें आज़ादी दिलाई है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो हम उसकी बात करेंगे। तो जब ये सारी बातें हो रही थी तो कांग्रेस के नेता इन सारी घटनाओं को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अब कांग्रेस ने क्या किया, आपको पता है कि कांग्रेस के वार्षिक सेशन होते थे, यानी एनुअल सेशन कह लो या वार्षिक अधिवेशन कह लो, वो होते थे। अब कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने सोचा अगर देश को जोड़ना है तो इसका सेशन जो है या अधिवेशन है किसी एक क्षेत्र में ना करवाया जाए। ऐसा ना किया जाए कि मुंबई या बॉम्बे में कराया जाए, गुजरात में कराया जाए, गुजरात तो खैर बाद में बना, इन क्षेत्रों में कराया जाए। तो इन्होंने क्या किया, आप देखो, अगर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस 1885 जब से ये बनी थी और 1947 भारत की आज़ादी तक पूरे देश में इसके सेशन करवाए गए, यानी अधिवेशन पूरे देश में कराए गए। इस बात को बहुत ध्यान देने योग्य है कि उन लोगों में जिन्होंने राष्ट्र बनाया है उनकी इतनी गहरी समझ थी। हाल ही में मैं सोशल मीडिया साइट देख रहा था 15 अगस्त वाले दिन, तो मैंने कई लोगों को देखा कि वो बधाई दे रहे हैं गणतंत्र दिवस की, रिपब्लिक डे की। कई मैंने कार्यालय की, मतलब आपका नोटिफिकेशन देखा, मतलब बड़े बड़े सरकारी कार्यालय, उन्होंने भी कहा कि गणतंत्र दिवस लिखा है। तो ये बहुत ही, आप कह लो, शर्म की बात है कि अगर हम भारत में रहते हैं और हमको उस बलिदान की याद नहीं है कि हमने आज़ादी कैसे पाई और एक राष्ट्र के रूप में हम कैसे उभर कर आए। वो सभी राष्ट्र जो किसी धर्म के आधार पर बने थे टूट गए, लेकिन हमारा आज तक नामो निशान नहीं मिटा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है और आने वाली पीढ़ी को इस बात के लिए सचेत करना बहुत ज़रूरी है कि वो कोई ऐसी गलती न करें कि भारत जैसा महान राष्ट्र फिर से विघटित हो। तो चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस की इस पूरे घटना पर नज़र थी और कांग्रेस ने अपने जो अधिवेशन थे वो अपने, मतलब क्या किया, राज्य के हिसाब से बदलते रहे और जहाँ पर जाते थे अधिवेशन में उस क्षेत्र की लैंग्वेज का यूज़ करते थे, क्षेत्रीय लैंग्वेज का। इससे कभी भी किसी क्षेत्र को इस बात की अनुभूति नहीं हुई कि हमारी भाषा के साथ भेदभाव किया जा रहा है या हमारी संस्कृति के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो ये एक कांग्रेस की बहुत अच्छी पहल थी कि कांग्रेस ने इस चीज़ का काम किया। उसके बाद अगर हम देखें कि जब भारत आज़ाद हुआ तो कांग्रेस ने संविधान में, अगर आप देखोगे संविधान सभा की बात अगर हम करें तो यहाँ पर जो कामकाज की भाषा थी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, उसमें एक बहुत अच्छा प्रोविज़न किया गया और वहाँ पर कहा गया कि ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ हिंदी नहीं होगी, हिंदी के साथ इंग्लिश होगी। तो ये बहुत अच्छा प्रयास था देश को जोड़ने के लिए। इसी तरह अगर आप भारतीय संविधान को देखो तो भारतीय संविधान में कई ऐसे आपको राज्य दिखेंगे जिनको विशेष दर्जा प्रदान किया गया था, जैसे जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370। इसके अलावा हम आर्टिकल 371 को जानते हैं कि खासकर जो पहाड़ी या नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उनको भी कुछ विशेष प्रकार के दर्जा दिए गए हैं। तो कुछ राज्य जो पिछड़े हुए थे या जिनको विकास की ज़रूरत थी, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने उनको थोड़ा सा ऊंचा स्थान प्रदान किया ताकि
वो विकसित होकर अन्य देशों के साथ एक प्रकार की प्रतियोगिता या रेस में भाग ले सके। ये रेस एक सकारात्मक रेस होगी, यह रेस ऐसी होगी कि सबको बराबर पर लाकर छोड़ा जाए, कोई भी पीछे इस रेस में ना हो। इसके अलावा हमारा जब संविधान बना तो वहाँ पर नागरिकता या सिटीजनशिप का विशेष प्रोविज़न किया गया। आपको पता है कि जब भारत विभाजन हुआ तो भारत से बहुत सारे हिंदू यहाँ से उधर गए और बाद में वापस लौट आए, या मुस्लिम वहाँ गए वहाँ से लौट आए, हिंदू जो पाकिस्तान के थे वो वापस आए, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न आर्टिकल 5 से 11 तक किया गया। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर आप देखोगे, अगर आर्टिकल देखोगे, अगर मैं एक आर्टिकल की बात करता हूँ, मैं आर्टिकल 7 की बात करता हूँ, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान से भारत को आने वाले लोगों के अधिकार। तो इस प्रकार के कुछ प्रोविज़न किए गए ऐसे लोगों के लिए जो इस त्रासदी से या विभाजन की त्रासदी से त्रस्त थे और उससे पीड़ित थे। उनके लिए भी संविधान निर्माताओं ने संविधान के माध्यम से समानता स्थापित करने का प्रयास किया। और इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत एक राष्ट्र के रूप में इस प्रकार जुड़ गया कि आज हम बता ही नहीं सकते हैं कि कौन से लोग पाकिस्तान से आए थे, भले वो हिंदू रहे हों, लेकिन हम उसको बहुत ज़्यादा अब नहीं देख सकते। इसी तरह अगर हम देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, जहाँ पर कहा जाता है कि जो सिविल मामले हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी लाएंगे, तो संविधान निर्माताओं को लगा कि अभी इसका सही समय नहीं आया है, इसलिए उन्होंने इसको आगे के लिए बढ़ा दिया और कहा कि हमारी जब भविष्य की पीढ़ी आएंगी तो वो इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगी। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, उन्होंने इसीलिए बढ़ा दिया क्योंकि भारत नया नया राष्ट्र बना था और नया नया राष्ट्र में अगर सबसे सिविल कानूनों में यूनिफॉर्मिटी लाने का प्रयास करते तो जो माइनॉरिटीज़ थी, जो अल्पसंख्यक थे, उनको शायद लगता कि हमारे साथ गलत हो रहा है। तो इस प्रकार बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोविज़न किए गए। भारत में हिंदू बहुसंख्यक होने के बाद हमने अपने संविधान में सेकुलरिटी को अपनाया, तो ये पंथ निरपेक्षता को अपनाया, तो ये भी भारत को आज तक राष्ट्र बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम उस स्थान तक पहुंच ही नहीं पाए या उस दुर्दशा तक कभी नहीं पहुंचे जहां आज अफ़गानिस्तान खड़ा है, जहां पर आप ये समझो कि आतंकवादियों ने देश की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है और राष्ट्रपति को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा है। तो ये आप बहुत अच्छा आप एक तुलना कर सकते हो अफ़गानिस्तान की और भारत की। अगर हम डाइवर्सिटी की बात करें तो अफ़गानिस्तान हमारे सामने चिंटू है, बच्चा है, डाइवर्सिटी कुछ भी नहीं है, 14 ट्राइब नहीं एक साथ रह पा रही हैं। और आप हमारी बात कर लीजिए तो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम इतनी भाषाएं हैं कि दुनिया में किसी देश में इतनी भाषाएं, इतने कल्चर, इतने इतने ग्रुप मिलेंगे ही नहीं। फिर भी भारत आज तक जुड़ा हुआ है और हमारे लिए जो सीमेंटिंग मटेरियल का काम कर रहा है, हमारा कल्चर तो है ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा सीमेंटिंग मटेरियल हमारा संविधान है, जो सबको धर्म का भी अधिकार देता है आर्टिकल 25, 26, 27, 28 के द्वारा, कल्चर का भी अधिकार देता है 29, 30 के द्वारा, और आर्टिकल 14 के माध्यम से इक्वेलिटी बिफोर लॉ भी देता है। और कोई भी व्यक्ति हमारे देश का राष्ट्रपति बन सकता है, चाहे वो अब्दुल कलाम जी रहे हों या फ़खरुद्दीन अली अहमद साहब रहे हों, सब ने राष्ट्रपति के पद तक सब पहुंचने में सफल रहे हैं। तो ये हमारे देश की खूबसूरती रही। अब हम लौटते हैं अफ़गानिस्तान पर। हमको पता है कि हमने बात कर ली कि पहली महाशक्ति पराजित हो गई अफ़गानिस्तान में। इसके बाद नंबर आया किसका? इसके बाद नंबर आया सोवियत रूस का। सोवियत रूस पर हम बात करेंगे। 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ। चलिए अब समझते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले किसको देखा? हमने देखा कि सिकंदर महान जिसको बोला जाता है, पूरी दुनिया को जीतने के बाद जब अफ़गानिस्तान में पहुंचा तो वहां पर उसके एक तीर लग गया और वो घायल हो गया। उसके पश्चात हमने देखा कि जिनका सूरज कभी नहीं डूबता था, दुनिया के 24% क्षेत्र पर जिनका नियंत्रण था, 25% क्षेत्र पर जिनका नियंत्रण था, अफ़गानिस्तान में आकर उनका सूरज भी डूब गया। उसके बाद हम देखेंगे एक ऐसी महाशक्ति का जिसके दुनिया के 40% भूभाग पर या 39% भूभाग पर जिसका नियंत्रण था, और वो देश कौन था? वो देश था सोवियत रूस। अब हम देखेंगे रूस ने अफ़गानिस्तान में एंट्री कब की। यहीं से आपको आतंकवाद की झलक मिलनी शुरू हो जाएगी। यूएसएसआर मतलब सोवियत रूस, इन्वेजन इन्होंने किया 1979 में। तो इस डेट को याद रखो, 1979 में सोवियत रूस ने अफ़गानिस्तान में आक्रमण कर दिया।
क्यों किया? क्योंकि इस टाइम अफ़गानिस्तान का एक शासक था अमीन खान, और अमीन खान नामक जो शासक था वो प्रो यूएसए या प्रो अमेरिका था, यानी उसके अमेरिका से बहुत अच्छे संबंध थे। और जिस दौर में रूस ने हमला किया था अफ़गानिस्तान पर, उस समय ग्रेट ब्रिटेन का डिक्लाइन हो गया था। आपको पता है कि ग्रेट ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ही महाशक्ति रहा, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे ही आप देखो भारत छूटा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत द ग्रेट ब्रिटेन से छूट गया, उसकी कब्ज से मुक्त हो गया, कब्जे से उसके मुक्त हो गया। और जैसे ही भारत मुक्त हुआ, द ग्रेट ब्रिटेन की इकोनॉमी डिक्लाइन कर गई और महाशक्ति के नाम पर सिर्फ शून्य बचा। तो अगर हम ये कहें कि अगर ब्रिटेन महाशक्ति बन पाया तो उसका प्रमुख कारण था भारत के रिसोर्सेज, जिनका उन्होंने अथाह दोहन किया। अब उसके पश्चात दूसरी महाशक्ति जो अफ़गानिस्तान में गई वो गई सोवियत रूस, और कब गई? 1979 में। यह दौर कोल्ड वॉर का चल रहा था। कोल्ड वॉर क्या था? कोल्ड वॉर एक प्रकार का वैचारिक टकराव था। किसके किसके बीच? अमेरिका जो कि पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करता था, और दूसरा सोवियत रूस जो कि साम्यवाद का प्रतिनिधित्व करता था। अब पूंजीवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है? पूंजीवाद का मतलब होता है कि सामान्य, अगर मैं बताऊं कि जो आप समझते हो कि जो भी, जैसे आपको पता है कि उत्पादन के संसाधन जो होते हैं, उत्पादन के जो साधन होते हैं, संसाधन बोलो, उस पर प्राइवेट व्यक्तियों का नियंत्रण हो, या आप कहो कि मार्केट में जो प्राइस निर्धारित हो वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर निर्धारित हो। प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार हो, प्रत्येक व्यापारी को ये अधिकार हो, प्रत्येक उत्पादक को ये अधिकार हो कि वो क्या उत्पादन करना चाहता है, और जो व्यक्ति जो उत्पादन करना चाहता है अगर उसको उसका प्रोडक्शन करने दिया जा रहा है तो ऐसी इकोनॉमी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और इसका झंडा वरदार था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। दूसरी तरफ साम्यवाद रशिया था, जो साम्यवाद का मतलब जहां पर उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण हो, राज्य डिसाइड करे कि क्या उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा और किसके लिए उत्पादन होगा। तो ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं साम्यवादी, या साम्यवादी सिस्टम भी बोलते हैं। अब अगर हम पूंजीवाद की बात करें तो पूंजीवाद में मूलतः जो मार्केट चलती है वो डिमांड और सप्लाई पर चलती है, मांग और आपूर्ति पर चलती है। जैसे अगर आप भारत की बात करो तो भारत में शराब की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो राज्य उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर शराब की डिमांड है तो राज्य किसी को नहीं रोकेगा, कोई व्यक्ति आराम से शराब बना सकता है, लेकिन लाइसेंस लेकर, मतलब। लेकिन अगर हम सोवियत रूस के जो पहले सिस्टम था, अभी वहाँ भी धीरे धीरे डाइल्यूट हो गया है मामला। वहाँ पर यह था कि बेसिकली फोकस किया जाता था कि किसी भी व्यक्ति की प्राइमरी नीड क्या है। किसी भी व्यक्ति की प्राइमरी नीड शराब हो नहीं सकती है, तो राज्य जब उत्पादन करता है तो वो उस वस्तु का उत्पादन करता है, उस सेवा को प्रदान करता है जिसकी ज़रूरत है। तो राज्य जब करता है तो आप देखोगे जो प्राइस होंगे वो भी राज्य के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, जो व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया में या सर्विस देंगे उनके प्राइस भी राज्य के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। तो ऐसी इकोनॉमी को बोलते हैं साम्यवाद। तो इस बात को याद रखिएगा आप लोग। यही आइडियोलॉजिकल एक मतभेद था किसके बीच? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर या सोवियत रूस के बीच। कब शुरू हुआ? 1945 से शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जब जापान के ऊपर न्यूक्लियर बम से हमला कर दिया तो सोवियत रूस को लगा कि यार हम इनकी पार्टी में हैं और इन्होंने मुझे बताया नहीं कि इन्होंने ऐसा कोई बम डिस्कवर कर दिया है जिसके इतने घातक प्रमाण हैं। और सोवियत रूस ने ब्रिटेन से पूछा क्या इन्होंने जो बम चलाया है ये तुमको पता था? ब्रिटेन ने कहा बिल्कुल, मुझे तो पता ही था। तो रशिया बहुत ही आशंकित हो गया और वहीं से धीरे धीरे कोल्ड वॉर की पृष्ठभूमि बनी और कोल्ड वॉर शुरू हो गया। और जब सोवियत रूस ने अफ़गानिस्तान में प्रवेश किया, या मैं कहूँ अफ़गानिस्तान में हमला किया, तो ये समय कोल्ड वॉर का चल रहा था। दो देश आपस में टकराते रहते थे। दोनों देशों के नाम थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सोवियत रूस। लेकिन कोल्ड वॉर की खासियत क्या है कि कभी भी दोनों देश आमने सामने नहीं टकराते हैं। वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। 1979 में जब आमीन खान जो प्रो यूएसए थे, यानी यूएसए से बहुत अच्छे संबंध थे, आमीन खान का नियंत्रण था कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में। तो सोवियत रूस को लगा कि ऐसा ना हो कि अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान पर नियंत्रण कर ले, क्योंकि जो अफ़गानिस्तान का शासक था ये अमेरिका की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रखता था। इसलिए 1979 में जो सोवियत रूस की सेनाएं थी वो अफ़गानिस्तान में प्रवेश कर गई। ये देखो आप, अफ़गानिस्तान में युद्ध हुआ और इन्होंने अफ़गानिस्तान को जीत लिया और इस शासक को हटा दिया, इसको मार डाला गया और बाद में
अपनी विचारधारा के या मैं कहूँ साम्यवादी शासक को गद्दी पर बैठा दिया किसने? सोवियत रूस ने। लेकिन इस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? जिम्मी कार्टर। अब सीधी सी बात है, आपसे जिसका कॉम्पिटिशन हो और वो फर्स्ट आ जाए तो ऐसा तो है नहीं आप उसको रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, तो आप भी कुछ प्रयास करेंगे। तो जिम्मी कार्टर ने क्या किया? जिम्मी कार्टर ने, इनके एक रक्षा विशेषज्ञ होते थे, मुझे शायद नाम याद आ रहा है, ब्रेंजेंस्की करके कुछ नाम था, मैं क्लियर नहीं याद कर पा रहा हूँ। तो इन्होंने अपने रक्षा विशेषज्ञ को भेजा अपने पामेलियन के पास। अभी पाकिस्तान चाइना का पामेलियन है, लेकिन उस ज़माने में पाकिस्तान जो था वो अब अमेरिका का पामेलियन था। अमेरिका जैसे ही उसको रोटी दिखाता था पाकिस्तान तुरंत लपक लेता था। अब जिम्मी कार्टर ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इन्होंने अपने रक्षा विशेषज्ञ को भेजा पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान में उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति कह लो, सैन्य प्रमुख कह लो, वहाँ पर तो जो सत्ता में जो सैन्य प्रमुख होता है वही राष्ट्र प्रमुख होता है। कोई भी राष्ट्र प्रमुख हो, शक्ति हमेशा सैन्य प्रमुख के पास होती। तो जिया उल हक प्रमुख थे वहाँ पर। तो जिम्मी कार्टर ने अपने रक्षा विशेषज्ञ को भेजा पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जाकर उनके रक्षा विशेषज्ञ ने पाकिस्तान से कहा कि आप अफ़गानिस्तान वॉर में हमारी सहायता करिए, हम आपको हथियार देंगे, AK-56 देंगे और हम आपको पैसा देंगे, फंड देंगे। तो आप हमेशा देखो, जब भी अमेरिका अफ़गानिस्तान में जाता है तो उसको पाकिस्तान का सहयोग लेना पड़ता है। और यही 1979 में हुआ। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ पहुँचे कहाँ पर? अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ पहुँचे इस पाकिस्तान के इस रीजन में, पख्तून वाले रीजन में। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी जिसका खामियाजा आज तक पूरी दुनिया उठा रही है। अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ गए और इन्होंने यहाँ पर लोगों को, या जो ये अफ़गान मुजाहिदीन थे, अफ़गान मुजाहिदीन कौन थे? मुजाहिदीन बेसिकली एक प्रकार के वहाँ का कॉमन लोग समझ लो तब थे, जो एक प्रकार के गोरिल्ला युद्ध में महारथी थे। और उनको क्या हुआ? उनको जिहाद के नाम पर या धर्म युद्ध के लिए वो लोग लड़ना चाहते थे। अमेरिका ने या अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जिहाद का नारा दिलवा दिया। यानी आपको पता है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो इस्लाम में जिहाद का एक अलग महत्व है, धर्म युद्ध का एक अलग महत्व है कि धर्म की रक्षा करना है। बाबर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो बाबर ने भी जिहाद का नारा दिया था। और कई ऐसे शासक मिलेंगे आपको जिन्होंने युद्ध में जिहाद का नारा दे दिया कि ये धर्म युद्ध है। और यही क्या किया? इस नब्ज़ को अमेरिका समझता था और अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका के रक्षा विशेषज्ञ जब इस एरिया में पहुँचे तो बोला जाता है कि इन्होंने एक हाथ में अपने कुरान और एक हाथ में AK-56 लहराई मुजाहिदीनों के बीच और कहा कि ये धर्म युद्ध है। तो अब ये धर्म युद्ध किसके खिलाफ था? ये धर्म युद्ध अमेरिका ने बताया कि ये सोवियत रूस के खिलाफ था। किसके खिलाफ था? अमेरिका ने इन मुजाहिदीनों को, ये जो अफ़गानिस्तान के लड़के थे, इनको बताया कि ये धर्म युद्ध है, ये जिहाद है। और ये किसके खिलाफ है? ये सोवियत रूस के खिलाफ है। हम आपको हथियार देंगे, हम आपको पैसा देंगे, लेकिन आप अपने धर्म की रक्षा स्वयं करोगे, क्योंकि धर्म का रक्षा करना आपका दायित्व है। अब इनको मिल गए AK-56 और बहुत ही आधुनिक हथियार अमेरिका ने इनको प्रोवाइड कराए। और जब यहाँ पर धर्म युद्ध का नारा दे दिया गया तो एक बहुत बड़ी समस्या ये आई कि उस पूरे रीजन के जितने भी लोग थे या जितने भी मुस्लिम थे, सभी चल पड़े किधर? वो सभी चल पड़े धर्म युद्ध की तरफ। जैसे हमारे यहाँ महाभारत हुआ तो कुरुक्षेत्र हुआ, धर्म युद्ध हुआ, तो आप देखोगे दूर दूर से राजे महाराजे हैं और उन्होंने धर्म युद्ध लड़ा। तो वैसे ही अमेरिका ने जब राजनीति की और राजनीति में धर्म युद्ध का नारा दे दिया तो उस समय जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ थी, आप देखो, चाहे इराक देखो या सऊदी अरब देखो, वहाँ के लोग ने सोचा कि इस्लाम खतरे में है और वो सब किधर चल पड़े? वो सब चल पड़े किधर? अफ़गानिस्तान की ओर। और ये भी कहा जाता है कि उस टाइम जेलों में जो क्रिमिनल बंद थे इन देशों में, उनको भी अफ़गानिस्तान की ओर छोड़ दिया गया। और इन सब को हथियार प्रोवाइड कर रहा था सिर्फ एक देश, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, पाकिस्तान की सहायता से। और ये लड़ाके लड़ते रहे और अंततः ये युद्ध 10 साल चला और सोवियत रूस इस युद्ध में पराजित हुआ। और सोवियत रूस ने ये फैसला कर लिया कि अब उनको अफ़गानिस्तान छोड़ना है। तो सोवियत रूस ने अफ़गानिस्तान को जीता, वहाँ पर अपने पसंद के व्यक्ति को गद्दी पर बैठाया। लेकिन जब अमेरिका ने अफ़गान मुजाहिदीन तैयार कर दिया हथियार और पैसा देकर, तो सोवियत रूस को छोड़ना पड़ा अफ़गानिस्तान। और उसके पश्चात क्या हुआ? उसके पश्चात
क्या होगा, जैसे ही सोवियत रूस ने अफगानिस्तान छोड़ने का फैसला किया उसके पश्चात एक एग्रीमेंट साइन हुआ। एग्रीमेंट किसके बीच हुआ? एग्रीमेंट हुआ, इसको हम जानते हैं जिनेवा एग्रीमेंट 1988 में, यानी 1979 में घुसे थे और वापस कब आए? वापस आए 1988 में। एग्रीमेंट ही किया। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। स्विट्ज़रलैंड में अमेरिका के राष्ट्रपति और रशिया के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव मिले और इन्होंने क्या किया, यानी ये रीगन है अमेरिकी राष्ट्रपति, ये मिखाइल गोर्बाचोव हैं सोवियत संघ के या सोवियत रूस के राष्ट्रपति, और इन्होंने फैसला किया, इन्होंने मतलब एक समझौता किया दोनों देशों ने, और सोवियत रूस ने 1988 में ये बोला कि हम 1989 में अफ़गानिस्तान छोड़ देंगे। तो सोवियत रूस बहुत ही मतलब बुरी तरीके से प्रभावित या आप कह लो पराजित हुआ। और ये भी कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान में घुसने के कारण ही, अफ़गानिस्तान में अपने बहुत सारे आर्थिक रिसोर्सेज खर्च करने के कारण ही सोवियत रूस, जिसका दुनिया के 40% क्षेत्रों पर नियंत्रण था, उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ और वो बहुत सारे देशों में विभाजित हो गया। तो ये एक प्रमुख कारण माना जाता है। इसलिए जिनेवा एग्रीमेंट के तहत 1989 में सोवियत रूस ने अफ़गानिस्तान छोड़ दिया। लेकिन समस्या क्या हुई कि सोवियत रूस ने तो अफ़गानिस्तान छोड़ दिया, लेकिन जिन अफ़गान मुजाहिदीन को आपने बंदूक चलाने की आदत डाल दी थी, अब वो बंदूक कैसे रखें? ये तो वो हुआ कि आपने किसी को शक्ति का आभास करा दिया, उनको लगने लगा अरे AK-56 की 2 गोलियां चलाओ, जिससे जो काम करवाना हो करवा लो। अब उनसे बंदूक कौन रखवाए? और अमेरिका ने पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान से अपना सारा दिमाग हटा लिया। क्यों? क्योंकि अमेरिका का अफ़गानिस्तान में दिमाग इसीलिए था क्योंकि उसका प्रमुख प्रतिद्वंदी वहाँ पर था। जैसे ही रशिया हारकर जिनेवा अकॉर्ड के माध्यम से अफ़गानिस्तान से निकला, तो वैसे ही क्या किया, अमेरिका ने भी अफ़गानिस्तान से नज़रें अपनी घुमा ली। और उसके पश्चात अब होगा यहाँ पर बहुत ही ख़राब कार्यक्रम। धीरे धीरे आप देखोगे कि सत्ता में किसी को बैठाया जाएगा, फिर उसका मर्डर किया जाएगा। उसके पश्चात जिन अफ़गान मुजाहिदीनों ने सोवियत रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अंततः उन्होंने गद्दी हथिया ली। और 1992 में ये जो अफ़गान मुजाहिदीन ये जो थे जिन्होंने सोवियत रूस के खिलाफ युद्ध लड़ा था, यही क्या सरकार बनाने में कामयाब हो गए। और आपको पता है कि मैं बार बार बता रहा हूँ कि अफ़गान मुजाहिदीन क्या था। अफ़गान मुजाहिदीन कई वॉरलॉर्ड्स या सैनिक सामंत जिनको बोलते थे, उनका एक प्रकार का गुट था। तो इस अफ़गान मुजाहिदीन नामक संगठन में बहुत सारे गुट शामिल थे। और अगर सीधी सी बात है, गठबंधन की सरकारें होती हैं तो बहुत दिन नहीं चलती हैं। भारत में भी 90s में हमने देखा कि सरकारें बनी गिरती गईं, चाहे वो VP सिंह की सरकार रही हो, चंद्रशेखर सिंह की सरकार रही हो, HD देवगौड़ा की गवर्नमेंट रही हो, बिहारी जी की गवर्नमेंट रही हो। तो जहाँ जहाँ गठबंधन हुआ, ज़्यादा लोग मिले, तो इसका मतलब है सरकार चल नहीं पाएगी। वैसे ही यहाँ पर हुआ। अब ये मुजाहिदीन गवर्नमेंट बनी, अफ़गान मुजाहिदीन के लड़ाकों ने सरकार बनाई 1992 में। ये क्या था? ग्रुप ऑफ फाइटर्स था। और इनका धीरे धीरे जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था वो बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान में मैं बात कर चुका हूँ कि बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, तो सभी ट्राइब्स आपस में सामंजस्य नहीं बना पाई। तो सोवियत रूस के जाने के बाद जब अफ़गान मुजाहिदीन आए तो जनता ने खुशी मनाई अफ़गानिस्तान की कि अब हमारे देश में शासन बेहतर होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि अफ़गान मुजाहिदीन ये आपस में ही भिड़ गए और जनता की दुर्दशा शुरू हो गई। और अगर किसी व्यक्ति के कंधे पर बंदूक है तो शासन वो किसी अधिकार नहीं प्रदान करेगा जनता को, वो अपनी मर्जी से शासन चलाएगा। और जनता 4 साल में ही इनसे त्रस्त हो गई। तो इस यहाँ तक रोकते हैं, मुझे पानी पीने का वक्त दीजिए, फिर मैं इसको करता हूँ। आप लोग फटाफट इसको शेयर करते रहें। चलिए अब आगे हम आते हैं। देखिए ये ग्रुप ऑफ फाइटर्स थे। 92 में इन्होंने सरकार बनाई, लेकिन आपसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण इनकी सरकार बहुत दिन तक नहीं चल पाई और उसके पश्चात जनता इनसे त्रस्त हो गई। और एक चीज़ और बतानी है कि जब ये अफ़गान मुजाहिदीन सोवियत रूस से लड़ रहे थे, तभी इस अफ़गान मुजाहिदीन से एक संगठन सामने आया था जिसका नाम था अल-कायदा, और जिसका प्रमुख कौन था? ओसामा बिन लादेन। और इसी अफ़गान मुजाहिदीन से एक और संगठन आया जिसका नाम था तालिबान, और तालिबान का नेता प्रमुख कौन था? मुल्ला उमर। यह आपको दिख रहा है। तो 1996 में
तालिबान ने अफ़गान मुजाहिदीन को हटाकर सत्ता ग्रहण कर ली। और जब तालिबान ने 1996 में पहली बार सत्ता ग्रहण की थी तो लोगों ने बहुत ही खुशी के साथ तालिबान का स्वागत किया, क्योंकि अफ़गान मुजाहिदीन से ये लोग त्रस्त हो चुके थे। इसलिए 1996 से 2001 तक इन्होंने अपनी सरकार चलाई। अब हम समझते हैं तालिबान। तो जब अफ़गान मुजाहिदीन ये जो थे ये लड़ाई कर रहे थे, तो इस लड़ाई में एक गुट सामने आए, दो प्रमुख गुट सामने आए, जिसमें से एक का नाम था तालिबान, जिसका प्रमुख था मुल्ला उमर। और अगर हम दूसरे गुट की बात करें तो दूसरा गुट जो प्रमुख सामने आया उस गुट का नाम था अल-कायदा, जिसका प्रमुख था ओसामा बिन लादेन, और ये आया था 1998 में सामने। अब अगर हम तालिबान की बात करें तो तालिबान अगर आप देखो तो तालिबान किसका नेतृत्व में सामने आया? मुल्ला उमर के नेतृत्व में। अभी जो गवर्नमेंट आई है, अभी आप देखो तालिबानों ने जो अफ़गानिस्तान पर कब्जा किया है, तो मुल्ला उमर के लड़के को भी कुछ प्रमुख पद प्रदान किया गया है। अब ये मुल्ला उमर के नेतृत्व में तालिबान सत्ता में तो आ गया, लेकिन जैसे ही सत्ता में आया तो ये इस्लाम की एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को या कट्टरपंथी विचारधारा को फॉलो करते हैं। इनका उद्देश्य है कि शरिया को पूरी तरीके से अफ़गानिस्तान में लागू किया जाए। शरिया सऊदी अरब में भी लागू है, लेकिन थोड़ा सा आधुनिक तरीके से, और ये बहुत ही कट्टरपंथी तरीके से इसको अफ़गानिस्तान में लागू करते हैं। और 96 में जब ये आए तो लोगों ने इनके आने पर उत्सव मनाया था, लेकिन जैसे ये आए इन्होंने महिलाओं के या लड़कियों के स्कूल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया और उनको स्कूल नहीं जाने दिया। साथ ही साथ गाने, टेलीविज़न, फिल्म या नाच गाना सब पर प्रतिबंध लगा दिया। और यहाँ तक कहा जाता है कि इतने कट्टर प्रकृति के थे कि ये क्या कहते थे कि अगर कोई पुरुष बिना दाढ़ी के मिल गया तो उसको ये मार डालते थे या उसको बहुत प्रताड़ित करते थे। तो लोग बहुत जल्दी इनसे भी परेशान हो गए, और जब ये आए थे तो इन्होंने अफ़गानिस्तान का नाम चेंज करके कर दिया था इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान। तो इस बात को याद रखना है, ये इस्लाम की कट्टरवादी विचारधारा या कट्टरपंथी विचारधारा के समर्थक थे, और ये तब भी वैसे थे और आज भी वैसे हैं। इन्होंने 5 साल सरकार चलाई थी, 96 से 2001, यानी 5-6 साल लगभग चलाई थी। जब अफ़गान मुजाहिदीन सोवियत रूस से लड़ रहा था, उसी समय कहा जाता है कि एक बहुत बड़े बाप की औलाद ओसामा बिन लादेन ने एक समूह का गठन किया, एक संगठन का गठन किया, और इस संगठन का नाम था अल-कायदा, और इसका गठन किया गया था 1988 में। ठीक है ना, तो ये अल-कायदा था। तो सबसे पहले जब अमेरिका के द्वारा जिहाद का नारा दिलवाया गया अफ़गान मुजाहिदीन के बीच, तो उसी जिहाद धर्म युद्ध के लिए ये व्यक्ति अफ़गानिस्तान में इसने प्रवेश किया। लेकिन आपको पता है कि 1991-1992 में गल्फ़ वॉर हुआ, यानी गल्फ़ वॉर में आपको पता है कि इराक ने कुवैत पर आक्रमण करके नियंत्रण स्थापित कर लिया था। तो अमेरिका ने इराक के ऊपर कार्यवाही की और इराक पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इससे जो ये धर्म युद्ध अफ़गानिस्तान में लड़ रहा था अमेरिका के सपोर्ट से, जब इराक पर अमेरिका ने नियंत्रण कर लिया, और आपको पता है कि अमेरिका और इज़राइल की बहुत नज़दीकी होती है, और जितने भी इस टाइप के एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं वो इज़राइल से या यहूदियों से बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। तो यहाँ पर ओसामा बिन लादेन, जो कि अमेरिका के धर्म युद्ध की छतरी के नीचे अफ़गानिस्तान में लड़ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जब अमेरिका ने इराक पर कार्यवाही की, क्योंकि इराक ने कुवैत पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, तो ये नाराज़ हो गया और इसने अमेरिका के खिलाफ धर्म युद्ध छेड़ दिया। और आपको पता है कि अमेरिका पर इसने आक्रमण किया और अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर इसने अटैक किया, जिसमें कहा जाता है 2001 में, इसे ही 9/11 बोला जाता है, 9/11/2001, और कहा जाता है कि 3000 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। अमेरिका में इस प्रकार का हमला, अमेरिका के इतनी ज़्यादा संख्या में लोग इससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे, जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया था। लेकिन ये दूसरी बार ऐसा था कि अमेरिका के 3000 व्यक्ति मारे गए थे। और अगर हम पर्ल हार्बर की बात करें तो वो तो थोड़ा दूर था, यहाँ तो न्यूयॉर्क यानी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर ही ओसामा बिन लादेन ने हमला करवा दिया था। तो अब इस ओसामा को सपोर्ट किसका प्राप्त था? इस ओसामा को सपोर्ट प्राप्त था तालिबान का और अफ़गान मुजाहिदीन का। और ओसामा कहाँ पहुँच गया? ओसामा पहुँच गया अफ़गानिस्तान। अमेरिका ने तालिबान से कहा, क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट थी 1996 से 2001 में, और 2001 में ही अटैक हुआ था। अमेरिका ने तालिबान से कहा कि आप लोग ऐसा करिए कि ओसामा बिन लादेन क्रिमिनल है, उसको हमें दीजिए, क्योंकि उसने अमेरिका में आतंकवादी कार्रवाई की है।
तालिबान ने कहा कि हमारे संरक्षण में वो आया है और हमारा धर्म ये कहता है कि संरक्षण में जो आया उसकी रक्षा करेंगे, तो हम ओसामा को नहीं देंगे। इस बात से अमेरिका नाराज़ हो गया और अमेरिका नाराज़ होने के बाद आपको पता है कि अमेरिका का जब किसी भी सैनिक या किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो क्या होता है। अमेरिका में राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश। जॉर्ज बुश ने सीनेट में कड़े शब्दों में बोला, दुनिया के सभी देशों से कहा कि या तो आप अमेरिका के साथ हैं या फिर आतंकवाद के साथ हैं। अगर आप अमेरिका के साथ आज नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप आतंकवाद के साथ हैं। और इसी क्रम में अमेरिका ने चढ़ाई कर दी और भयंकर बमबारी की। अमेरिका की एयरफोर्स अफ़गानिस्तान में टूट गई और टूट पड़ी, इतने हमले किए ना कि अफ़गानिस्तान से धुआं धुआं होने लगा। और उसके पश्चात अमेरिका की आर्मी उतरी और तालिबान की 5 साल जो सरकार चली थी उसको गिरा दिया गया अमेरिका के द्वारा। और अमेरिका के द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण का प्रयास शुरू किया गया अफ़गानिस्तान में। और उसी लोकतांत्रिक जो अमेरिका ने प्रयास किया कि वहाँ पर लोकतांत्रिक संस्थाएं बने, उसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का परिणाम आपको आगे चुनाव के रूप में दिखेगा। तो अमेरिका का ये जो वॉर ऑन टेरर था, इसके माध्यम से अमेरिका ने तालिबान को गद्दी से हटाया और वहाँ पर चुनाव की प्रक्रिया शुरू की। इसी क्रम में 2004 में चुनाव हुआ। जो चुनाव लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से जब चुनाव हुआ तो पहले राष्ट्रपति बने हामिद करज़ई, जो कि पख्तून प्रमुख नेता थे, बहुत बड़े लीडर थे। 2004 में वो राष्ट्रपति बन गए, 2009 में भी बन गए। लेकिन अफ़गानिस्तान में ये प्रोविज़न था कि सिर्फ एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो अब जो 2009 में जब वो जीते, पहले 2004 में जीते तो 5 साल रहे, 2009 हो गया, फिर 2014 तक रहे। उसके पश्चात हामिद करज़ई चुनाव नहीं लड़ पाए और उसके पश्चात जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इन्होंने चुनाव लड़ा और इन्होंने चुनाव जीत लिया। तो इस बात को याद रखना, जो अभी अशरफ गनी वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ये भी 2 चुनाव जीत चुके हैं। एक 2014 में जीते थे और एक 2019 में जीते थे। अब दोनों राष्ट्रपतियों में अंतर क्या है ये समझ लो। हामिद करज़ई जो हैं वो बहुत ही मतलब क्षेत्रीय नेता थे, यानी क्षेत्रीय नेता वो होता है जिसकी ज़मीन से पकड़ बहुत मजबूत हो। लेकिन अगर हम अशरफ गनी की बात करें तो अशरफ गनी अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में, मैंने इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है, तो अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था बीबीसी को। तो इन्होंने बोला था कि अशरफ गनी ने बोला था कि दुनिया की सबसे कठिन जॉब है अफ़गानिस्तान का राष्ट्रपति होना। तो ये शायद उन्होंने बिल्कुल सही बोला था, क्योंकि अगर आप वर्तमान हालात देखो तो दुनिया की सबसे टफ जॉब अफ़गानिस्तान का प्रेसिडेंट होना है। तो वर्तमान में जो अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति थे, जो अभी जिनको देश छोड़कर भागना पड़ा है, जो लोग आरोप भी लगा रहे हैं देश छोड़कर भाग गए हैं, ये अशरफ गनी साहब थे। ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे, बहुत ही पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और जब से ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने मॉडर्नाइजेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया था, महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रोविज़न किया था, बहुत ऐसे काम किए थे जो आज से पहले अफ़गानिस्तान में नहीं हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना दिया, पार्लियामेंट बनवा दी भारत से, जैसे भी भारत की हेल्प के माध्यम से बनवाया। और यहाँ तक कहा जाता है कि ये अफ़गानिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, जिनको अपनी पत्नी के साथ देखा जाता था। इससे पहले चाहे हामिद करज़ई रहे हो या कोई भी नेता अफ़गानिस्तान का रहा हो, किसी को भी अपनी पत्नी के साथ नहीं देखा गया था। तो इनको मेनली जाना जाता है महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए, अशरफ गनी को, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति थे, प्रोफेसर थे और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया मेरी नज़र से। अगर आप देखें, अगर उस बात को समझें आप कि किन परिस्थितियों में वो निकल कर आए। लेकिन उसकी हम बात करेंगे तो अमेरिका ने क्या किया, 2001 में वॉर ऑन टेरर कर दिया। अब अशरफ गनी राष्ट्रपति थे, आपको पता है। अब गलती क्या हुई वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लो कि अशरफ गनी अभी उनको देश छोड़कर भागना पड़ा और बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने। भले उन्होंने भारत की सहायता से किया, क्योंकि अफ़गानिस्तान में इतने रिसोर्सेज नहीं है। भारत का $3 बिलियन का वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, चलिए उसको भी समझेंगे। अब हम अगर देखें कि आखिर अफ़गानिस्तान में दुनिया के सारे देश इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अफ़गानिस्तान में ऐसा क्या है कि दुनिया के सारे देश इंटरेस्ट लेते हैं। और सबसे पहला अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे पहला हमको देखना पड़ेगा पाकिस्तान, जो हमारा पड़ोसी है, इसका सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या है। देखिए, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो इनको लगता है कि अगर कभी ये भारत से पराजित हुए या युद्ध हुआ तो ये अफ़गानिस्तान के इस वाले कॉरिडोर से जाकर या अफ़गानिस्तान की साइड से जाकर, इसको वखान कॉरिडोर बोलते हैं, यहाँ पर जाकर अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे
और उसके पश्चात भारत पर आक्रमण कर देंगे। तो ये इनकी व्यक्तिगत सोच है, इस पर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो अफगानिस्तान के लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी साहब, कहा जाता है कि इनके भारत से बहुत अच्छे संबंध हैं, या पाकिस्तान इनको प्रो इंडिया बोलता है, इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि ये गद्दी से हटे और इसीलिए पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, तालिबान को हथियार दे रहा है और चाइना, रशिया, कई देश हथियार दे रहे हैं। तो इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि वहाँ पर धार्मिक कट्टरपंथी जो है, तालिबान जो है वो सत्ता में है और ये जो प्रो इंडियन राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, ये हटे। तीसरी चीज़ क्या है कि ये जो एक, देखिए तालिबान दो हैं, एक पाकिस्तान में एक अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले तालिबान का सपोर्ट करता है, उसको गुड टेररिज्म बोलता है, और जो पाकिस्तान में हिंसा फैलाते हैं उनको उनका सपोर्ट नहीं करता है। तो पाकिस्तान में भी तालिबान है और पाकिस्तान अब क्या चाहता है, पीस चाहता है, इसलिए वो पाकिस्तान का जो तालिबान है उसको नियंत्रित करने के लिए अफ़गानिस्तान के तालिबान का सपोर्ट कर रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान ये भी नहीं चाहता है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान पूरी तरीके से शक्तिशाली हो जाए। पाकिस्तान भी ये समझता है बाकी देशों की तरह कि अफ़गानिस्तान में पावर शेयर होनी चाहिए, यानी पहले यही सोचा जा रहा था कि अशरफ गनी और तालिबान के बीच पावर शेयर होनी चाहिए, या सरकार या तालिबान के बीच एक प्रकार की पावर शेयर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान डरता है, किस लिए? क्योंकि जब ये तालिबान आता है अफगानिस्तान में तो तालिबान ड्यूरेंट लाइन को मानता नहीं है। ये जो लाइन आपको दिख रही है, तालिबान इस ड्यूरेंट लाइन को मानता नहीं है। और तालिबान कहता क्या है, हमने पीछे देखा कि ये जो पूरा पख्तूनिस्तान का क्षेत्र है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी इसमें आता है, ये पूरा अफगानिस्तान का है, तो इसको छोड़ो, पाकिस्तान से कहता है इसको अफगानिस्तान को दे दो, या फिर ये भी कहता है कि इसको हम पख्तूनिस्तान बनाएंगे, कुछ पख्तून लोग ये भी बोलते हैं। तो पाकिस्तान सोचता है कि तालिबान इतना ज़्यादा शक्तिशाली ना हो जाए कि वो क्या करे, वो डिमांड कर दे किसकी, कि आप हमको पख्तूनिस्तान बनाने दीजिए। तो पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में एक प्रकार की पावर शेयर हो, ताकि पावर शेयर होने से फ़ायदा ये होगा कि तालिबान भी इतना शक्तिशाली नहीं होगा कि वो ड्यूरेंट लाइन को मानेगा नहीं और कहेगा कि जितना भी पख्तून लोग जहाँ जा रहते हैं उसको अफ़गानिस्तान के लिए छोड़िए आप। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये पाकिस्तान के कुछ इंटरेस्ट हैं। इसके बाद अगर हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि चाइना क्यों अफ़गानिस्तान में तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। आपने देखा कि हाल ही में जो आप देखोगे अफ़गानिस्तान के प्रतिनिधि पहुंचे चाइना, और चाइना के जब अफ़गानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव पहुंचे तो चाइना ने उनका स्वागत किया। तो अब हम देखेंगे चाइना के क्या इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान में। देखो, सबसे पहला इंटरेस्ट तो ये है कि ये जो अफ़गानिस्तान का ऑरेंज वाला पतला वाला क्षेत्र है, इसको बोलते हैं वखान कॉरिडोर, ठीक है। अब वखान कॉरिडोर है तो चाइना सोचती है कि ऐसा ना हो कि कल को अफ़गानिस्तान पे तालिबान आ जाए। और चाइना का ये जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है, इसको बोलते हैं जिनजियांग प्रोविंस। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जिनजियांग प्रोविंस। और यहाँ पर रहते हैं उइगर मुस्लिम्स। तो और उइगर मुस्लिम में एक प्रकार का एक संगठन काम करता है जो ईस्ट तुर्किस्तान की बात करता है। तो चाइना ये डरता है कि कहीं उसका पश्चिमी क्षेत्र टूट ना जाए। अब चाइना इसके लिए करेगा क्या? चाइना यहाँ पर सोचता है कि तालिबान से अच्छे संबंध बना लिए जाए, ताकि तालिबान ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट को आगे चलकर, जो एक प्रकार का कट्टर इस्लामिक मूवमेंट है, उसको किसी प्रकार का सपोर्ट ना करे। तो ये चाइना का इंटरेस्ट है। दूसरी बात यह है कि चाइना चाहता है कि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गया, अभी अशरफ गनी साहब राष्ट्रपति हैं जिनको बहुत हद तक ये लोग प्रो इंडियन बोलते हैं, तो चाइना को क्या लगता है कि अगर तालिबान आ गया तो जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसके माध्यम से चाइना न केवल एशिया, यूरोप, बल्कि पूरी दुनिया को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जोड़ना चाहता है, तो चाइना को लगता है कि फिर हम अफ़गानिस्तान के माध्यम से भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, अफ़गानिस्तान के माध्यम से हमारी पहुंच कई देशों तक हो जाएगी। तो ये चाइना के कुछ व्यक्तिगत लाभ हैं। अब हम चलेंगे अपने मुद्दे पर कि अफ़गानिस्तान में भारत के इंटरेस्ट क्या हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये समझना कि अभी तालिबान जब सत्ता में आ गया है तो कई देशों में भारत की हार का उत्साह क्यों मनाया जा रहा है। अगर आप देखोगे कि पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, इसमें बोला जा रहा है कि ये भारत की हार है। तो ये हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो ये हम समझेंगे। 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं 5 It's 9:36 p.m. Notifications from Snapchat and 5 other updates.
5 notifications from Snapchat. Slightly smiling face order delivered. SKYBAGS Hustle DF55 Orange D. Your Flipkart order containing SKYBAGS Hustle DF55 Orange D has been delivered. YouTube. Red Circle Gagan Pratap Maths. हेलो, हाँ। Surveys तो Satika अभी हमें ये देखना है SSCCGL Maths कि Analysis चाहे वो the पाकिस्तान 17th हो of या August चाइना हो, क्यों इन 2021 देशों all में shift Gagan Pratap ऐसा हो third. रहा है कि बड़ा उत्साह मनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये Vibe भारत की prepaid पराजय है, recharge यानी due. अफगानिस्तान Your में Vibe तालिबान prepaid का नियंत्रण recharge हुआ है, is ठीक due on the बात है। 15th of लेकिन August क्यों, 2021. चाहे वो चाइना का माउथ पीस अखबार हो ग्लोबल Mintra. टाइम्स या You could be पाकिस्तान में हो, reading this लोग on जश्न iPhone मना रहे हैं 12 कि winking अफगानिस्तान में face. तालिबान Top आ 3 गया है spenders at और Grand भारत की Garage ये sale पराजय can हुई है। avail this तो shop चलिए now इसको with this समझते offer. हैं। Extra अगर हम roasted tea पहली at बात करें तो 49 भारत का rupees. कहा जाता है कि $3 बिलियन का GPay. New इन्वेस्टमेंट है scratch cards अफगानिस्तान में। added. कैसे? Unlock them on your अफगानिस्तान rewards की ये card when you पार्लियामेंट pay दिख रही है आपको, friends, ये भारत ने businesses and बनाई है। bills. अफगानिस्तान में जेरांज डेलाराम हाईवे भारत ने बनाया है। ये इंडिया अफगानिस्तान एक डैम है जिसको सलमा डैम भी बोलते हैं, ये बनाया है किसने? ये भारत ने बनाया है अफगानिस्तान में। तो भारत को या दुनिया के सारे देश ये समझ रहे हैं कि अगर तालिबान आया तो तालिबान इस इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएगा। हालांकि तालिबान अभी तो कह रहा है कि हम नहीं पहुंचाएंगे और पहले उन्होंने बोला कि हम नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन आखिरकार उन्होंने सलमा डैम के पास जाकर क्या कर दिया? एक विस्फोट किया। हालांकि अफगानिस्तान के जो सैनिक थे उन्होंने सलमा डैम या इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम को बचा लिया। लेकिन उम्मीद ये है कि पार्लियामेंट तो वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में उनका भरोसा है नहीं। उनका भरोसा किस में है? बंदूक की ताकत में है। तो पार्लियामेंट वो बहुत मुश्किल से छोड़ेंगे। तो इस बात को याद रखना कि अफ़गानिस्तान में भारत का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, $3 बिलियन का है, और अफ़गानिस्तान में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भारत डेवलप कर चुका है। तो भारत के लिए अपने प्रोजेक्ट्स की रक्षा भी एक है। हालांकि तालिबान ये बोल रहा है कि हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। दूसरी चीज़, भारत ने हमेशा ही डेमोक्रेसी या लोकतंत्र का समर्थन किया है। भारत कभी ये नहीं मानता है कि जो लोग बंदूक कंधे पर रखकर घूमते हैं, असलहे या विस्फोट करते हैं, वो किसी देश में सत्ता चला पाएंगे, और तालिबान इसी प्रकार की एक शक्ति है। तीसरी चीज़, तालिबान जब भी सत्ता में आता है तो ये लोग क्या करते हैं? ये जो कश्मीर में जिहादी जो होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, यानी कश्मीर में ये जिहादी भेजते हैं, ह्यूमन बॉम्ब भेजते हैं। इस प्रकार की ये इनस्टेबिलिटी लाने का कश्मीर में प्रयास करते हैं, जिससे भारत पहले भी भोग चुका है उसको। तो भारत के लिए एक ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा अगर हम देखें कि भारत ने अफ़गानिस्तान की सेना को भी अगर हम संबंध देखें तो बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड किया है। तो भारत और अफ़गानिस्तान के संबंध इतने मजबूत हैं कि चाइना और पाकिस्तान को उनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करने पड़ रहे हैं। तीसरी चीज़, जो कल्चरल अगर हम देखें, भारत अफ़गानिस्तान में तालिबान से संबंध क्यों नहीं बना सकता? आपको पता है कि मॉस्को में एक मीटिंग हुई थी, उसमें भारत ने अपना अनऑफिशियल मेंबर भेजा था अफगानिस्तान मुद्दे पे बात करने के लिए। वहाँ पर तालिबान को भी बुलाया गया था। उसके बाद दोहा अकॉर्ड में भी, दोहा अकॉर्ड जब यूएसए और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच दोहा अकॉर्ड साइन हुआ, तो वहाँ पर भी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स या विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब गए और वहाँ पर दोहा अकॉर्ड भी साइन हुआ। लेकिन भारत का सांस्कृतिक तौर पर देखें तो तालिबान से जुड़ाव होना बहुत टफ है। जैसे चाइना ने तो साफ साफ कह दिया है कि हम तुरंत तालिबान को मान्यता प्रदान कर देंगे, लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता। इसके कई कारण है कि हमारा आप कल्चर देख लीजिए, हमारी संस्कृति देख लीजिए, तो हमने कभी भी, हमारा संविधान देख लीजिए, हमने कभी भी किसी कट्टरवादी विचारधारा का समर्थन नहीं किया है, इसलिए हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, आपको पता है कि 1999 में भारत की एक एयर फ्लाइट आपके नेपाल से उड़ी थी, त्रिभुवन एयरपोर्ट नेपाल काठमांडू से उड़ी थी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली के लिए, लेकिन तालिबान ने उसको हाईजैक कर लिया था और उसको पंजाब में उतारने के बाद उसको लेकर चले गए थे अफ़गानिस्तान में। और भारत की एयर फ्लाइट 814 को हाईजैक करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि उस समय भारत के पास 3 प्रमुख आतंकवादी थे, जिसमें एक मौलाना मसूद अजहर भी था, जिसको अभी यूनाइटेड नेशंस ने आतंकवादी घोषित कर दिया है। तो तालिबान ने इंडियन फ्लाइट को हाईजैक करके 3 आतंकवादियों को छुड़ाया था। तो ये ऐसी कुछ हमारी नासूर हैं जो भर नहीं सकते हैं। इसलिए सीधी सी बात है कि भारत तालिबान से भविष्य में भी संबंध स्थापित करेगा तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि भारत के जो तालिबान से संबंध रहे वो बहुत अच्छे नहीं रहे, क्योंकि तालिबान
अगर आप देखो तो तालिबान कश्मीर में जिहादियों को सपोर्ट करता है, तालिबान ने हमारे विमान को हाईजैक कर रखा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत ने भी अभी जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, जिसको हम सामान्यतः विदेश मंत्री बोल सकते हैं, अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं, वो जब भारत में आए तो भारत ने अमेरिका के साथ एक संयुक्त घोषणा की और कहा कि तालिबान अगर शक्ति के बल पर अफगानिस्तान में आ जाता है तो हम उनको मान्यता नहीं देंगे, हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। बहुत साफ सुथरी भाषा में भारत ने ये बोल दिया है। और उसके पश्चात हमने देखा कि अफगानिस्तान में जो तालिबान नामक एक आतंकवादी संगठन है उसने भारत के जो सलमा डैम है उसमें भी विस्फोट किया। उसके पश्चात आपको पता है कि अगस्त महीने के लिए भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत ने अफगानिस्तान मुद्दे पर बात भी करवाई है। तो ये भारत की तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं और भारत ने एक प्रस्ताव भी पारित करवा लिया है कि तालिबान को, अगर तालिबान जबरन आता है तो कोई प्रमुख जो देश हैं वो मान्यता प्रदान नहीं करेंगे। तो ये प्रमुख बात है। और आज ही रशिया ने घोषणा की है कि हम तालिबान को इतनी आसानी से मान्यता नहीं प्रदान करेंगे, हम 1-2 वर्ष का समय लेंगे। अगर उन्होंने 1-2 वर्ष में बहुत ठीक ठाक अपना काम किया, बहुत ज़्यादा हिंसक कार्यवाही नहीं किया, हिंसक गतिविधियों को संचालित नहीं किया, तो हम तालिबान को मान्यता देंगे। लेकिन अभी हम नहीं देंगे। लेकिन चाइना और पाकिस्तान तालिबान को मान्यता देने के लिए एकदम तैयार बैठे हैं। तो ये भारत के कुछ इंटरेस्ट हैं। भारत का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। वहाँ पर रोडें बनाई है, वहाँ पर डैम बनाया ताकि लोगों को जल मिल सके। अफगानिस्तान में जल की बहुत ज़्यादा कमी है। अब अगर हम आगे आए थोड़ा सा हम ये देखेंगे कि अभी अचानक अफगानिस्तान में ऐसा क्या हो गया जो ये सारी घटनाएं हो गई। अच्छा खासा 2001 से जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान में नियंत्रण स्थापित किया था तब से सब बढ़िया चल रहा था। तो लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ है कि ये सब कुछ बिगड़ गया। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आपको पता है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन। हंस रहे हैं, अभी भी हंस रहे हैं, लेकिन हंसने वाला इन्होंने काम नहीं किया है। अब इन्होंने किया गया ये समझिए। देखिए, 2014 में बराक ओबामा ने एक घोषणा कर दी थी कि अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ देगा, क्योंकि अमेरिका की आर्मी अफगानिस्तान में मौजूद थी। इसलिए अमेरिका ने जो अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक संस्थाएं स्थापित की थी वो चल रही थी। 2014 में आपके ओबामा साहब ने घोषणा की थी, लेकिन ओबामा ने भी धीरे धीरे आर्मी निकालने का प्रस्ताव रखा था, इस प्रकार नहीं। इसके बाद ट्रंप आए थे। ट्रंप ने भी उसी लाइन को दोहराया था। ट्रंप का चुनाव का नारा यही था, अमेरिका फर्स्ट, और हम अपने सैनिकों को अफगानिस्तान में मरने नहीं देंगे, हम अपने सैनिकों का अफगानिस्तान में खून नहीं बहाएंगे। तो ट्रंप ने भी ये कहा था कि हम अफगान सैनिकों को वहाँ से निकाल लेंगे। और कहा जाता है कि ट्रंप ने चुनाव के टाइम पर अफगानिस्तान के सैनिकों को निकाला भी, लेकिन एक उचित अनुपात में निकाला। अचानक से सारे सैनिकों को नहीं निकाल लिया। ये ट्रंप, आप इस मामले में ट्रंप को बुद्धिमान कह सकते हो। लेकिन ये जो आए हैं जो बाइडन, इनका ये आप ब्लंडर कहोगे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अप्रैल में घोषणा की, अचानक से कहा कि हम 11 सितंबर तक, यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का टाइम लिया, 5 महीने का लगभग, और कहा कि हम 11 सितंबर तक अपनी सेना को पूरी तरीके से बाहर निकाल लेंगे। और अपनी सेना को निकालने का जो इन्होंने टाइम लिया वो बहुत कम लिया, और कोई भी ठोस किसी प्रकार का समझौता कराए बिना वहाँ पर तालिबान और वर्तमान जो सरकार थी अशरफ गनी के नेतृत्व वाली, इन्होंने अचानक से फैसला किया कि हम अफगानिस्तान छोड़ देंगे। और इन्होंने अंतिम बाद में तो इन्होंने एकदम से सेना ही निकाल दी। और जैसे ही इन्होंने घोषणा कर दी कि हम सेना निकाल देंगे, ये जो बाइडन साहब ने, अचानक से तालिबान बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया और तालिबान धीरे धीरे तर सभी ज़िलों को जीतता हुआ चला आया। और कल या परसों की घटना है कि तालिबान काबुल तक पहुंच गया और जो वहाँ के राष्ट्रपति थे अशरफ गनी साहब, उनको जाना पड़ा, यानी उनको अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा, क्योंकि शायद वो रुकते तो तालिबान उनसे बहुत ज़्यादा घृणा करता है। तालिबान साफ साफ कहता है कि इनको गद्दी से हटना पड़ेगा, तभी हम किसी प्रकार का समझौता करेंगे। तो जो बाइडन ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया और जो बाइडन ने अचानक से वहाँ से सारी सेना निकाल दी। पूरी दुनिया में इसकी आलोचना हो रही है। जब ये आए थे तो मुझे आज भी याद है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा जश्न मना रहे थे कि ट्रंप कुछ लोगों ने यहाँ तक बोल दिया कि ट्रंप एक बेवकूफ़ टाइप के नेता हैं, ये बहुत बुद्धिमान है। लेकिन इन्होंने इतिहास के जो सबसे प्रमुख ब्लंडर होते हैं, जो सबसे बड़ी गलतियाँ होती हैं, वो कर दी। तो जो बाइडन की ये बहुत बड़ी गलती है जिसका खामियाजा पूरी दुनिया भुगत रही है। इन्होंने अचानक से अमेरिका की सेना निकाल ली, तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है जो बाइडन की तरफ से।
हालांकि 2020 में दोहा अकॉर्ड साइन हो चुका है तालिबान और अमेरिका के बीच। तो अमेरिका की जो अभी भूमिका है वो बहुत मामलों में भी मतलब शंका पैदा कर रही है, अभी मैं बात करूंगा उसकी। तो यहाँ पर दोहा अकॉर्ड साइन हो गया था ट्रंप के शासनकाल में तालिबान के बीच और किसके बीच, अमेरिका के बीच। वहाँ पर अमेरिका ने तालिबान के साथ ये शर्त रखी थी कि आप ISIS जो कि एक इस्लामिक संगठन है, कट्टरवादी आतंकवादी समूह है, उससे अपने संबंध समाप्त करेंगे, तालिबान से बोला था। और कहा था कि आप अलकायदा से संबंध समाप्त करेंगे, ठीक है। तालिबान और कहा था कि गनी के साथ यानी अशरफ गनी जो वर्तमान राष्ट्रपति थे उनके साथ आप पावर शेयर करेंगे। लेकिन तालिबान ने कोई भी बात नहीं मानी दोहा अकॉर्ड की, और जैसे ही अमेरिका ने अफ़गानिस्तान छोड़ा तालिबान इन क्षेत्रों पर नियंत्रण कर गया और सारे दोहा अकॉर्ड के नियमों का उल्लंघन करते हुए तो ये इन्होंने अपने जीवन का, या आप कह लो कि अफ़गानिस्तान में चलते जहाज़ से जो लोग फांद रहे हैं वो सिर्फ एक आदमी की वजह से है, वो ये है। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष भी जानना ज़रूरी है कि दुनिया में जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं तो हम अमेरिका को ही क्यों ब्लेम करते हैं। ये भी बहुत अच्छा मुद्दा है कि दुनिया में तो और भी सुपर पावर्स हैं। आप रशिया की बात कर लो, आप चाइना की बात कर लो, आप ब्रिटेन की बात कर लो, आप फ्रांस की बात कर लो, आप भारत की बात कर लो, भारत को भी महाशक्तियों में गिना जाता है। तो क्यों लोगों की हमेशा शिकायत अमेरिका से होती है, तो ये भी एक प्रमुख मुद्दा है कि क्योंकि अमेरिका ने हमेशा ही देशों में कहीं पर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया है। जब आपको पता है कि सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर, इराक के सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण किया था और एक छोटे देश पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था, तब भी कुवैत की रक्षा अमेरिका ने की थी। तो जो इस प्रकार के काम करता है लोग उससे उम्मीद भी करते हैं। अब चाइना से क्या उम्मीद करना कि चाइना उनको हथियार भी दे रहा है, तालिबान को, तालिबान के आतंकवादियों को चाइना बुला रहा है, बीजिंग में वहाँ पर बैठ के बातें कर रहा है। तो जो जैसा जिसका नेचर होता है तो उसी से उम्मीद भी की जा सकती है। आप किसी चीज़ की, जैसे आपको पैसे मांगने हैं तो आप उसी से पैसे मांगोगे जिससे उम्मीद होगी कि वो देगा। तो अमेरिका से इसीलिए लोगों की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि पूरी दुनिया में लोकतंत्र के जो दो प्रमुख देश झंडावरदार हैं उसमें एक अमेरिका आता है और दूसरा भारत आता है, इसलिए अमेरिका से ज़्यादा इस प्रकार की उम्मीद की जाती है। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो बाइडेन ने फैसला कर लिया था कि हम क्या करेंगे, हम अफ़गानिस्तान को छोड़ देंगे और अचानक से हटा दी सेना। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने अफ़गानिस्तान छोड़ा तो तालिबान ने दोहा अकॉर्ड की जो सारी शर्तें थी जो उन्होंने अमेरिका के साथ साइन किया था उसको तोड़कर धीरे धीरे अपने हमलों की संख्या बढ़ा दी। अब अमेरिका फिर से थोड़ा सा कूदा और इनका एक B-52 बॉम्बर वाली घटना थी। ये B-52 बॉम्बर से लगातार हमले कर रहे थे। कहाँ पर? ये B-52 बॉम्बर से इन्होंने अफ़गानिस्तान में तालिबान के क्षेत्रों पर हमले किए। ये सोच रहे थे अमेरिका कि अगर हमने B-52 बॉम्बर यानी एक एयरक्राफ्ट होता है बहुत बड़ा सा, उससे ये बम गिरा रहे थे। इनका मानना था कि अब हम डर्टी वॉर नहीं करेंगे, हम ऊपर से बम गिरा देंगे, नीचे अफ़गानिस्तान की सेना जो तैयार की गई है 3 लाख की 2.5 लाख की, वो युद्ध करेगी। तो ये अमेरिका कर रहा था। और अमेरिका के साथ सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि अमेरिका के पास इस अफ़गानिस्तान के आसपास के क्षेत्रों में कहीं पर भी कोई बेस नहीं था, यानी कहीं से इनके एयरक्राफ्ट अफ़गानिस्तान में हमला करते थे तो उनको बहुत दूर से सफ़र करके आना पड़ता था। अगर मैं वर्ल्ड मैप की बात करूं तो अगर हम देखें अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका घुसता था तो कहाँ से निकलता था, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये आप देख रहे हो, यहाँ पर है ग्रीन कलर वाला अफ़गानिस्तान और अमेरिका का जो बेस है वो है कतर में, इस देश में। तो यहाँ से उड़कर अमेरिका आता था और पाकिस्तान के ऊपर से जाकर अफ़गानिस्तान में बॉम्ब गिराता था। अब क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान के ऊपर से अमेरिका क्या निकल सकता है? पाकिस्तान का क्या एयर स्पेस का यूज़ कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि 2002 में पाकिस्तान ने, जब उस टाइम की बात है जब पाकिस्तान अमेरिका का पामेलियन था, तब पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ परवेज़ मुशर्रफ के समय एक समझौता कर लिया था ज़बरदस्ती। शायद बोला जाता है कि परवेज़ मुशर्रफ ने बाद में अपनी किताब में लिखा कि अमेरिका ने मुझसे ज़बरदस्ती ये समझौता करवाया है। और ये समझौता 2002 का ये है कि अमेरिका पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज़ कर सकेगा और इसी एयर स्पेस को यूज़ करने के क्रम में अमेरिका कतर में, जहाँ पर इसका बेस है, यहाँ से घूम कर जाता है और पाकिस्तान के एयर बेस के ऊपर से, एयर स्पेस के ऊपर से यहाँ पर हमला करता है। लेकिन ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाई, जिसका परिणाम आप सबको पता है कि इतनी दूर से हमला करना भी संभव नहीं है। और दूसरी बात है कि अमेरिका ने भी कोई बहुत अच्छा प्रयास किया नहीं है। अब दूसरी बात, हम अगर भारत की बात करें तो भारत से भी अफ़गानिस्तान की बहुत सारी डिमांड थी। जैसे अगर मैं बात करूं तो अफ़गानिस्तान बार बार ये डिमांड कर रहा था कि भारत हमारी सहायता करे।
आर्मी भेजे, लेकिन भारत ने आर्मी नहीं भेजी। आर्मी भेजना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि आप किसी को भी देख लो, चाहे भारत की बात कर लो, भारत भी राजीव गांधी जी के टाइम पर लिट्टे को समाप्त करने श्रीलंका पहुंचा था। भारतीय सेना श्रीलंका गई थी और वहां पर भारतीय सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। कहां पर? श्रीलंका में। तो आर्मी तो भेजने का सवाल ही नहीं था। अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति थी, वियतनाम में गए थे, वहां पर हार के चले आए। सोवियत रूस जो बहुत बड़ी महाशक्ति थी, अफगानिस्तान में गए, हार के चले आए। उसके बाद ब्रिटेन अफगानिस्तान में गए, हार के चले आए। तो जब आप दूसरे देश में सेना भेजते हो तो वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ होती है, जो जियोग्राफिकल कंडीशंस होती हैं, उनके बारे में आपको इतनी नॉलेज नहीं होती है। इसलिए भारत अपनी सेना उतारने में हिचकिचा रहा था और मेरे हिसाब से सही कदम भी था। लेकिन एक चीज़ है जिस पर डिबेट हो सकता है, कई विशेषज्ञ ये बोल रहे थे कि भारत को क्या करना चाहिए था, भारत को एयरफोर्स से थोड़ी सहायता करनी चाहिए थी अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान की सरकार ने इंडियन एयरफोर्स से डिमांड भी की थी कि अमेरिका की जब इच्छा होती है तब वो B-52 बॉम्बर से 2-4 बम गिराकर चला जाता है। लेकिन हमारे जो उनकी एक तो बहुत अच्छी एयरफोर्स नहीं है, उनके एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं वो वही एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं जो उनको भारत ने गिफ्ट दिए हैं या अमेरिका ने गिफ्ट दिए हैं। और जो एयरक्राफ्ट हैं वो बहुत पुराने ज़माने के एयरक्राफ्ट हैं। तो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट जब थी अफ़गानिस्तान में, तो उन्होंने ये बोला भी था कि अगर इंडियन एयरफोर्स ने हमारी मदद नहीं की तो हम तालिबान को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जो छोटी सी एयरफोर्स है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और तालिबान को बहुत अच्छे अच्छे हथियार मिल रहे हैं। और वो हथियार कौन प्रोवाइड करा रहा था? चाइना। तो ये सारी बातें थी। भारत ने लेकिन फिर भी इस वॉर में बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन भारत ने वेपन्स उपलब्ध कराए, हथियार प्रोवाइड किए, एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किए, हेलीकॉप्टर्स प्रोवाइड किए। अगर हम प्रमुख हथियारों की बात करें तो आपको MI-24 दिखेगा। MI-24 जो कि हमने रशिया से लिया था, अफगानिस्तान को हमने प्रोवाइड किया। इसी तरह हमने चीतल, ये आप देख रहे हो, इसको अफगानिस्तान को दिया। और अमेरिका ने भी अपने ड्रोन अफगानिस्तान को दिए। अफगानिस्तान में अमेरिका अपने ड्रोन छोड़कर चलाया था। आपको पता है कि अमेरिकी सैनिकों ने अफगानिस्तान को छोड़ना शुरू कर दिया। इसी क्रम में उन लोगों ने जो उनके पास हथियार थे वो वहीं पर छोड़ आए हैं। तो ये सारी बातें थी। लेकिन अफगानिस्तान की जो सेना तैयार की गई थी भारत और अमेरिका सारे देशों के द्वारा, उस सेना की अगर बात करो तो अक्सर ऐसा हुआ कि ये जैसे MI-24 अभी एक पिक आई थी, उसमें पता चला कि जहां पर तालिबान हमला करता था अफगानिस्तान की सेना भाग जाती थी और ये जो एयरक्राफ्ट हैं वो तालिबान के हाथ में आ गए। इसी तरह ये ड्रोन हैं अमेरिका के, ये तालिबान के हाथ में आ गए। तो धीरे धीरे ये हुआ अंतिम चरण में इस युद्ध के कि तालिबान की एयरफोर्स मजबूत हो गई और अफगानिस्तान की जो एयरफोर्स थी उनके पास एयरक्राफ्ट नहीं बचे। क्यों? क्योंकि उनके सैनिक छोड़ के युद्ध भाग जा रहे थे। अब इसका कारण हम नहीं जानते क्यों भाग रहे थे, क्योंकि हमारे लिए बोलना आसान है कि भाग रहे थे, लेकिन जो लोग ज़मीन पे काम कर रहे हैं उनको समझना इतना आसान नहीं है। हमको अफगानिस्तान की सरकार ने बोला भी था कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है हमारी एयरफोर्स के ऊपर और हम युद्ध नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका कारण ये था कि जो अफगानिस्तान की सेना युद्ध नहीं कर पा रही थी, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि अमेरिकी सैनिक जो थे वो जब अफगानिस्तान में थे, तो वो जब वापस निकले अफगानिस्तान में तो अपने बहुत ही मॉडर्न वेपन्स, हथियार छोड़कर चले आए और वो हथियार तालिबान के हाथ में लग गए और तालिबान की शक्ति कई गुना बढ़ गई। और यही प्रमुख कारण रहा कि अफगानिस्तान की वर्तमान सरकार गिर गई है। इसका प्रमुख कारण यही है कि भारत और जो अमेरिका द्वारा हथियार प्रोवाइड कराए जा रहे थे अफगानिस्तान की आर्मी को, वो धीरे धीरे तालिबान के हाथ में लग गए। तो भारत ने ना तो अपनी सेना भेजी, ना भारत की एयरफोर्स ने कोई स्ट्राइक की, बल्कि भारत ने हथियार दिए थे, पैसा दिया था और एयरक्राफ्ट दिए थे। और यही लगभग अमेरिका का मामला था। उसके बाद अगर हम आए, देखिए यहाँ पर लिखा है कि अफगानिस्तान ने इंडियन एयरफोर्स से हेल्प मांगी थी और जैसे ही तालिबान को इस चीज़ की पता चली थी तो तालिबान ने तुरंत भारत को धमकी भी दे दी थी। और तालिबान ने कहा था कि अगर भारत यहाँ पर आया तो भारत का भी वही हश्र होगा जो दुनिया के दूसरे देश यहाँ पर आकर जिन्होंने करवाया, चाहे वो, उसने एग्जाम्पल भी दे दिया, चाहे वो USA हो या सोवियत रूस हो, जो देश या ब्रिटेन हो, सब सारे देश अफगानिस्तान में आए और हार कर चले गए। और अगर भारत की एयरफोर्स ने यहाँ आने का प्रयास किया तो वो भी यहाँ से हार कर जाएंगे। तो सीधी सीधी धमकी दे दी थी किसने? सीधी सीधी धमकी दी थी इन्होंने। किसने? तालिबान के मिलिट्री जो प्रमुख प्रवक्ता थे तालिबान के, इन्होंने सीधी सीधी धमकी दे दी थी इंडियन आर्मी को या इंडियन एयरफोर्स को। तो ये चीज़ याद रखना है। लेकिन भारत ने, मतलब अफगानिस्तान की सरकार ने यद्यपि भारत से रिक्वेस्ट की, लेकिन भारत ने किसी प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की। हालांकि हथियार भारत लगातार प्रोवाइड करता रहा। उसके बाद अगर हम कुछ और प्रमुख मुद्दों पर देखें तो अशरफ गनी,
ये जिनके मोदी जी से बहुत अच्छे संबंध थे, प्रो इंडिया बोला जाता था इनको, इसीलिए चाइना और पाकिस्तान ने इनको सत्ता से हटाने के लिए तालिबान की बहुत ज़्यादा फंडिंग की है, बहुत सारे हथियार प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं अशरफ गनी का क्या मामला है। कई लोग इस चीज़ को बोल रहे हैं लगातार कि अशरफ गनी भाग खड़े हुए या अशरफ गनी पैसे लेकर भाग गए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये भागते ना अफगानिस्तान से, अगर ये रुके रहते अफगानिस्तान में, तो क्या ये जीवित बचते? तालिबान इनको जीवित छोड़ता? बिल्कुल ना छोड़ता। तो अशरफ गनी अगर भाग गए हैं तो सही है, वो एक पढ़ा लिखा टीचर आदमी है, प्रोफेसर आदमी, अगर वो वहाँ पर रहेगा मार डाला जाएगा। अमेरिका चले जाएंगे तो कम से कम पढ़ाएंगे ही जाके, प्रोफेसर साहब हैं, कुछ ना कुछ पढ़ाते ही हैं। तो अगर कुछ लोग बहुत मतलब ख़राब तरीके से, मैं सोशल मीडिया साइट पे देख रहा हूँ कि भगोड़ा राष्ट्रपति, कहना बहुत आसान है, लेकिन आप इमेजिन करो कि अगर आप अभी काबुल में होते और तालिबान जैसा आतंकवादी संगठन जिसके हर आदमी के कंधे पर AK-57 हो और वो आ जाए, और अगर तालिबान को सबसे ज़्यादा दुनिया में किसी से समस्या है तो वो इस आदमी से, मतलब नफ़रत करता है तालिबान इनसे। क्यों? क्योंकि इन्होंने महिलाओं को अधिकार प्रदान किए, महिलाओं के शिक्षा के लिए काम किया। तो तालिबान को ये सारी चीज़ें मंजूर नहीं है। इन्होंने थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन करने का प्रयास किया। ये अपनी पत्नी को, कई ऐसे बार प्रोग्राम्स में देखा गया कि ये अपनी पत्नी के साथ दिखाई देते हैं। तालिबान को ये सारी चीज़ें, कट्टरपंथी विचारधारा का वो समर्थन करते हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती और इसीलिए तालिबान अशरफ गनी से बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है। तो ये जो लोग ये बोल रहे हैं, ये बोलना आसान है कि अशरफ गनी भाग गए, लेकिन खुद को अगर आप अशरफ गनी की जगह रख कर देखिए तो शायद मेरे हिसाब से जो इन्होंने किया वही हर व्यक्ति करता। मरने से बचना ही उचित है, क्योंकि ऐसे आदमियों से मरना जिनका ये जो लेवल है ये अलग लेवल पर जा चुका है, जिनको बहुत कुछ मतलब जिनका दिमाग ही एकदम खाली कर दिया गया है, उनके सामने इस प्रकार की बहादुरी दिखाने से कोई मतलब नहीं है। इसके आगे अगर हम बात करें, जो अभी अब तालिबान जो अंतिम आज की जो चीज़ है वो ये है कि काबुल पर, यानी अफ़गानिस्तान की राजधानी पर तालिबान ने नियंत्रण स्थापित कर लिया है। और अगर हम देखें तो इस बार ये जो 2.0 गवर्नमेंट बनी है, हालांकि ये लोग, अच्छा पहली चीज़ इन्होंने ये कर दिया कि इन्होंने आते ही आते मैप बदल दिया है। पहले आप देखोगे अगर अफ़गानिस्तान का मैप, तो उसमें कुछ ग्रीन एक मैप होता है, शायद कहीं पर पड़ा हो, लेकिन आते ही आते इन्होंने क्या किया, नाम बदल दिया। दूसरी बात, मैप बदल दिया। दूसरी बात, अफ़गानिस्तान का नाम चेंज कर दिया। अफ़गानिस्तान का नाम जो था वो था इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान, अब इन्होंने इसका नाम कर दिया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान का इन्होंने मैप बदल दिया है। उसके पश्चात अगर आप देखो तो ये अफ़गानिस्तान का कोई प्रेसिडेंट्स यानी राष्ट्रपति भवन है, प्रेसिडेंट हाउस है। यहाँ पर देखो जितने लोग बैठे हुए हैं सब हथियार कंधे पर रख कर बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही दुखद तस्वीरें कुछ सामने आ रही हैं। ये आतंकवादी संगठन एक देश के राष्ट्रपति भवन में इस प्रकार बैठा है। दूसरी चीज़, अगर आप ये देखो, ये एक USA का एयरक्राफ्ट है जो लोगों को निकालने के लिए पहुंचा था, और इसकी अगर आप भीड़ देख लो तो ये कुछ इसके अंदर का माहौल है। ये USA का एयरक्राफ्ट था जो अपने डिप्लोमेट को निकालने के लिए पहुंचा था, और इसमें अफ़गानिस्तान लोग भी इसी के माध्यम से निकले। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये लोग भयंकर तरीके से इसमें भरे हुए हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ दिख रही है तो एक भी व्यक्ति की जगह नहीं है। और जो सबसे ख़राब सीन देखने को मिला, जो शायद मानवता को झकझोर कर रख देगा, वो ये था कि इसी जो एयरक्राफ्ट है, इतने लोग तो भर गए, लेकिन आपको पता है कि कुछ लोग अफ़गानिस्तान से डर कर भाग रहे थे, और इसी क्रम में उन लोगों ने क्या किया, इसी एयरक्राफ्ट के कोई बाहर कुछ पकड़ कर लटक गया, लेकिन जैसे ही एयरक्राफ्ट ऊपर गया तो जो लोग इसमें टैक्सी की तरह बाहर लटके हुए थे वो एयर प्रेशर को नहीं झेल पाए और धीरे धीरे गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बहुत दुखद खबर है, ये मानवता के लिए सही नहीं है। सारी विचारधाराएं अपनी तरफ हैं, सारे युद्ध अपनी तरफ हैं, लेकिन इस प्रकार का अगर मार्मिक कुछ घटनाएं होती हैं, अफ़गानिस्तान से लोग डर कर भाग रहे हैं तालिबान के कारण, और लोगों की मृत्यु किस प्रकार हो रही है ये देखिए। एयरक्राफ्ट में कितनी भीड़ है, इतनी तो कहीं पर अपने बस में नहीं होती जितनी यहाँ पर हो। इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है, हॉल जैसा। दूसरी चीज़ है कि कुछ लोग जो इस एयरक्राफ्ट में बैठ नहीं पाए, वो क्या किए हैं, वो यहाँ पर लटक गए इसका कुछ कहीं ना कहीं एयरक्राफ्ट का कुछ पकड़ कर। लेकिन जैसे एयरक्राफ्ट ऊपर गया तो इतनी तेज़ हवा का बहाव था कि ये लोग गिरकर इनकी मृत्यु हो गई है। तो ये मानवता के लिए शर्मसार करने वाली घटना है, और पूरी दुनिया इसका ब्लेम जो बाइडन को दे रही है। और मेरे हिसाब से भी जो बाइडन की मिस्टेक रही कि थोड़ा सा अगर कोई ऐसा सिस्टम बनाकर निकलते जिससे ये वर्तमान कंडीशन ना होती तो सही रहता, लेकिन जो बाइडन उस प्रकार का कुछ सिस्टम नहीं बना पाए,
और अचानक से इन्होंने अफ़गानिस्तान खाली कर दिया। सीधी सी बात है, आप 2001 में अफ़गानिस्तान में गए थे वॉर ऑन टेरर के लिए, आपके देश पर हमला हुआ, आपने अफ़गानिस्तान पर कार्रवाई की, आपने वहाँ पर लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण किया, आपने वहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव करवाया, आपने हामिद करज़ई का चुनाव करवाया, आपने अशरफ गनी का चुनाव करवाया। आपने जब इतना कुछ कर दिया था तो आप कुछ भले 1 साल 2 साल का समय लगता, आप तालिबान या सरकार के बीच पावर शेयरिंग करवा देते, कोई समझौता करवा देते, तब निकलते। लेकिन आपको अचानक से क्या हुआ कि आपको वहाँ से निकलना ही है। तो ये सारी बातें कही जा रही हैं। जो बाइडेन का कथन यह है कि अब हम अफ़गानिस्तान को छोड़कर पैसिफिक ओशियन में चाइना की जो आप कह लो कि चाइना का विस्तार हो रहा है, देशों पर अनाधिकृत तरीके से ज़बरदस्ती चाइना नियंत्रण करने का प्रयास कर रहा है। तो जो बाइडेन क्या कह रहे हैं कि हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे। अब अमेरिका अफ़गानिस्तान में अपना दिमाग नहीं लगाएगा, अपने रिसोर्सेज को खर्चा नहीं करेगा, बल्कि अब हम पैसिफिक ओशियन में जाएंगे और चाइना जो छोटे देशों को परेशान कर रहा है, जो लगातार अनाधिकृत तरीके से विस्तार करने का प्रयास कर रहा है, उसको टैकल करने का प्रयास करेंगे। कहें कुछ भी बाइडेन, आज भी मैं न्यूज़ देख रहा था, वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं, लगातार इस बात पर अड़िग हैं कि मैंने सही किया, अभी भी वो यही बोल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो बाइडेन अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर चुके हैं अपने पहले ही वर्ष में, और जब तक वो रहेंगे तो मुझे तो पहली बात तो ये लग रही है कि इसके बाद वो चुनाव जीतने नहीं वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फिर से ट्रंप आएंगे, और जब तक वो रहेंगे वो इस जो इन्होंने ये कृत्य किया है इसका बोझ ढोते रहेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी सांस तक जो बाइडेन को ये झेलना पड़ेगा, ये दर्द जो उन्होंने ये किया है, और जिसके कारण ये सारी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं, जिसके कारण लगातार लोगों की मृत्यु हो रही है, और जिसके कारण अफ़गानिस्तान छोड़कर लोग भाग रहे हैं और इस प्रकार एयरक्राफ्ट से, हेलीकॉप्टर से नीचे गिर रहे हैं। तो ये रही पूरी अफ़गानिस्तान की घटना जो हमने शुरुआत से पढ़ी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ हमने पूरा कवर कर लिया अफ़गानिस्तान को कि कहाँ से अफ़गानिस्तान की शुरुआत हुई थी। हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर वर्तमान तक की सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। सिंधु घाटी सभ्यता आज से 5000 वर्ष पहले जब अफ़गानिस्तान भारत का हिस्सा था तब से हमने बात की, और आज जब तालिबान ने सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है तब तक की बात कर ली है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। जो लोग चैट में हैं, अगर आप लोग चाहें तो बता सकते हैं क्या सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। अफ़गानिस्तान का जो भी मसला था, जो भी मैटर था, जो भी अभी पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक की सारी घटनाएं थी, इस एक वीडियो में मैंने कवर करने का प्रयास किया है और काफ़ी कुछ कनेक्ट करने का प्रयास किया। जितना जायज़ था, जितना रेलिवेंट था, वो सब कुछ इसमें मैंने करने का प्रयास किया। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अधिक से अधिक शेयर करिए, थोड़ा सा प्रोत्साहन हमें भी मिलेगा और अच्छी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा ऊर्जा भी मिलती है। अब यहीं तक इसको रोकते हैं। मुलाकात होगी कल करंट अफेयर की क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और कोई भी ऐसा कृत्य ना करिए जिससे किसी प्रकार का सामाजिक समस्या उत्पन्न हो। नमस्कार, जय हिंद।